I come from a middle class family, right? I've been homeless thrice in my life. My father was having a affair outside of his marriage, and तब से मैंने बहुत सारा घर में domestic violence देखा है, बहुत सारी बुरी हालतें देखी है. There was a time my father घर से निकाल दिया था. आपको 18 होना पड़ता है यार. You have to be an adult to open a डीमैट अकाउंट where you can trade, right? इंडिया में. तो मैंने अपनी मम्मी के नाम पे खोला हुआ था अकाउंट, राइट. तो मेरी मम्मी को तो कुछ पता नहीं था, कुछ समझता नहीं था. तो मैंने बोला आप अपना ID कार्ड दीजिए, मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे करने दो जो भी है. मैं घर से भाग गया था 2-3 महीने के लिए. हाँ, मैं लॉकडाउन चल रहा था, तो मैंने बोला आप CA करके तो पॉइंट ही नहीं है. आई हैड दिस वेरी क्लियर इन माई हेड कि लॉजिकली और फाइनेंशियली मेरे लिए सेंस नहीं बना रहा था CA कंटिन्यू करना. सही हो गया. तो मेरा जो सबसे पहला ट्रेडिंग कैपिटल था, दैट वाज फ्रॉम ईदी. अच्छा. तो ईद में हमें ईदी मिलती है, राइट. तो मुझे 7,000 रुपये मिले थे, मेरे भाई को 7,000 रुपये मिले थे. हमने मिलाया 14,000 हो गए. मैंने वहाँ से शुरू किया. एंड फॉर मी दैट वाज द पेन पॉइंट, जब मैंने 50,000 का 25,000 कर दिया. एंड फिर उसके बाद इन द नेक्स्ट 1 ईयर वो 25,000 को मैंने कर दिया 4 लाख रुपए. तो हम कह सकते हैं कि लाइक यू आर मैनेजिंग मोर देन $1 million पोर्टफोलियो. स्टॉक मार्केट इंडिया का जो है, गवर्नमेंट चाहती है कि उसमें ट्रेडर्स रहे ही ना. गवर्नमेंट बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि आप ट्रेडिंग से पैसा कमाओ. इसी साल का जो बजट आया है इंडिया का, उसमें ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की कैटेगरी में डाल दिया गया है. सो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने आके टीवी पे बोल दिया कि वो मिडिल क्लास के लिए है ही नहीं. अच्छा. तो आप कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो. तो दिस इज द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट इज देयर अबाउट ट्रेडिंग इन इंडिया, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस फॉर मी टू मूव हियर. एंड अब तो ट्रेंड बन गया है. एंड आई थिंक जहाँ तक मैंने सुना है कि UAE की जो स्टॉक मार्केट है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत लिक्विडिटी उसमें कम है, मतलब ट्रेड करने लायक तो नहीं है. ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि किसी और का पैसा लेके ट्रेडिंग करते हैं. अच्छा. क्योंकि एक बार के लिए खुद का पैसा जाएगा, लॉस होगा तो ठीक है संभाल लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पैसे ही गए, राइट, जान तो नहीं गई. तो उस ग्रीड को कैसे आप काउंटर अटैक करते हो? तो आई थिंक इट कम्स विद एक्सपीरियंस. वो ठोकर खा के समझ में आता है. अगर कोई नया शुरू कर रहा है ट्रेडिंग, और मैं उसको कितना भी कह लूँ ना कि भाई ये गलती नहीं करना है, ग्रीडी मत होना, डोंट मेक दिस मिस्टेक, वो फिर भी करेगा. यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि कौन सा मेंटोर ठीक है? सो नंबर 1 चीज़ जो है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन रियल ट्रेडर है या कौन स्कैमर है, आपको ये देखना है कि मार्केट्स कौन कॉल कर पा रहा है पहले. लाइक किसने चार्ट भेजा कि भाई दिस इज समथिंग दैट इज पॉसिबल, एंड वैसा हो रहा है. तो मार्केटिंग अकाउंट में बेसिकली आपको जितना प्रॉफिट दिखाना है आप दिखा सकते हो. अच्छा. टू शो पीपल कि भाई देखो मेरा इतना प्रॉफिट बन गया. मतलब एक सॉफ्टवेयर टाइप है कि आपको फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर मिल जाएगा जहाँ पे डाटा डालो. एग्जैक्टली आपको जो ट्रेड दिखाना है, आप पिछले 4-5 साल का आपको ट्रैक रिकॉर्ड बनाना है, आप बना सकते हो. इट्स कॉल्ड अ मार्केटिंग अकाउंट. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रियल नहीं होते और लेकिन लाइफस्टाइल ऐसे दिखा रहे होते हैं जैसे उनके पास बहुत पैसा है. उसमें एक चीज़ ये है कि आप ये देख सकते हो, आप मान लो किसी को आप क्लोजली फॉलो कर रहे हो, यस, राइट. तो अगर मान लो कोई दुबई दिखा रहा है अपने इंस्टाग्राम पे कि दिखा रहा है हाँ भाई मैं दुबई में रहता हूँ, मेरे पास ये गाड़ियाँ हैं, ऐसा है वैसा है, कि कब तक है. बट अगर इफ़ यू आर लकी इनफ टू गेट अ चांस टू सिट विद सच पीपल, जो एडवाइस वो दे रहे हैं ना उसको चुपचाप बिना दिमाग लगाए फॉलो कर लो. बिकॉज अगर वो ऐसे इंसान की तरफ से आ रही है, इट हैज़ टू वर्क. हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड. आज मेरे साथ है उमर पंजाबी. ही इज़ द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर, ही इज़ ए ट्रेडर, ही इज़ ए कोच. और छोटी सी एज में इन्होंने ट्रेडिंग कैसे सीखी, किस तरह से एंटरप्रेन्योर बने. नाउ इज़ इन दुबई. तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रेडिंग माइंडसेट और इनसे जानेंगे कि फॉर यंगस्टर्स कि किस तरह से वो अपनी लाइफ को चेंज करके ग्रो कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम उमर. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन. माय प्लेजर. पहले वो तो बताओ आपके वेयर फ्रॉम, इंडिया से कहाँ से हो, इनिशियल स्ट्रगल क्या थी, जॉब की उससे पहले क्या कोई डिग्री ली थी आपने, और फिर अपनी ट्रेडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट की? तो मैं एक बहुत छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ. मुंबई इंडिया से करीब 40 किलोमीटर दूर है. भिवंडी नाम का एक छोटा सा शहर है. मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ. एंड मेरा मेजर चाइल्डहुड जो है भिवंडी में ही निकला. इनफैक्ट जब तक मैं 19 साल का था तब तक मैं तो कभी प्लेन में भी नहीं बैठा था. आई नेवर इवन वेंट आउट ऑफ माई स्टेट. फॉर अस वेकेशन वॉज
नियर बाय हिल स्टेशन हो गया या फिर बॉम्बे चले गए. हमारे लिए मुंबई जाना बहुत बड़ी बात होती थी बिकॉज इट वॉज अ बिग सिटी एंड हम छोटे शहर से थे. तो मेजरली मेरा चाइल्डहुड वहीं भिवंडी में निकला. एंड देन उसके बाद व्हेन आई कंप्लीटेड माई स्कूल, उसके बाद मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर मिला बॉम्बे साइड का बिकॉज आई वॉज डूइंग CA. CA इज़ बेसिकली अनदर वर्जन ऑफ CFA, राइट. तो CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी का करियर मैंने परस्यू किया, राइट. एंड देन उसमें 3 लेवल्स होते हैं बेसिकली. फर्स्ट एंट्रेंस लेवल होता है, सेकेंड लेवल होता है, उसके बाद आपको कुछ इंटर्नशिप करनी होती है 3 साल, एंड देन यू गिव CA फाइनल एग्जाम्स. सो आई क्लियर्ड माई फर्स्ट एग्जाम एंड देन उसके बाद आई डिसाइड टू ड्रॉप आउट. अच्छा. एंड हाँ, तो उसके पहले थोड़ा सा पीछे आता हूँ मैं, थोड़ा सा एक चीज़ मिस कर दिया मैंने. तो आई वॉज अ फिटनेस कोच. अच्छा. आई यूज्ड टू बी वेरी स्किनी. आई वॉज ऑलमोस्ट 45 kilos at the age of 14-15, which was very underweight for my age. Yeah. And I used to be bullied in school for being skinny. I used to be the guy who was always at the last bench. पीछे बैठता था हमेशा, किसी से बात नहीं करता था, बिल्कुल ज़्यादा दोस्त नहीं थे स्कूल में. That's how I started. And then उसके बाद स्कूल जैसे ही ख़त्म हुआ मैंने जो सबसे पहली चीज़ की, अब सब यही सोचते समर वेकेशन पे कहाँ जाएंगे, मेरे दिमाग में क्लियर था मुझे जिम ज्वाइन करना है. अच्छा. अब जिम ज्वाइन किया, 500 रुपये महीने का छोटा सा जिम था. जिम जाने के बाद ये पता चला कि भाई इसमें ही पैसे लगते हैं. तो फिर तब मैंने डिसाइड किया कि जो मैं चीज़ कर रहा हूँ, जिसके बारे में पैशनेट हूँ, उसको ही सीख के दूसरों को सिखाता हूँ एंड वहाँ से पैसे कमाने की कोशिश करता हूँ. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड कोचिंग पीपल फॉर डाइट एंड ऑल ऑफ दैट. तो बिजनेस कुछ आता ही नहीं था, कुछ कभी किया नहीं था. दिमाग में एकदम सिंपल सा थॉट ये था कि भाई 500 रुपये मेरी जिम की फीस है, तो मैं 500 रुपये चार्ज करूँगा अपनी जिम की फीस भरने के लिए. सो क्योंकि बिजनेस फैमिली से भी नहीं था. मेरे फादर जो थे हमेशा उन्होंने जॉब की है, कभी कुछ आइडिया था नहीं. तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. फिर उसके बाद 1 साल मैंने ये चीज़ की. तो आई स्टार्टेड मेकिंग सम गुड मनी. आई स्टार्टेड मेकिंग 10-15 हज़ार रुपये महीने कमा लेता था. एंड फिर मुझे मेरे एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर ने बताया स्टॉक मार्केट के बारे में. दैट्स व्हेन ही इंट्रोड्यूस्ड एंड आई वाज लाइक कि मैं तो थोड़े बहुत पैसे कमा रहा हूँ, डाल के देखते व्हाट हैपेंस. एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू स्टॉक मार्केट. फिर स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने के बाद दैट्स व्हेन आई गॉट इनटू ट्रेडिंग. और फिर कमिंग बैक टू द CA थिंग, तो फर्स्ट लेवल मैंने क्लियर किया. सेकेंड लेवल पे कोविड आ गया, राइट. वी टॉकिंग अबाउट 2020. तो मेरा जो एग्जाम था वो 6 महीना डिले हो गया था बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन थिंग एंड एवरीथिंग. एंड दैट इज़ व्हेन आई वाज रियली पिकिंग अप इन ट्रेडिंग. आई वाज सीइंग साइंस. मतलब एक वो होता है ना कि यू कैन सी योर सेल्फ डूइंग इट. तो मुझे दिख रहा था कि मैं अगर थोड़ी सी और मेहनत कर लूँगा ना, निकल जाऊँगा इस चीज़ में, राइट. एंड ट्रेडिंग मैंने इसलिए चूज़ की थी बिकॉज बीइंग एन इंट्रोवर्ट, मुझे कुछ ऐसा प्रोफेशन चाहिए था जहाँ पे मुझे किसी से डील ना करना पड़े, राइट. एंड ट्रेडिंग इज समथिंग दैट कॉम्प्लीमेंट्स दैट. तो इट्स जस्ट यू एंड योर कैपिटल, यू इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. आपको खुद से ही फाइट करनी है, अपने कैपिटल का से फाइट करनी है, राइट. यू डोंट हैव टू डील विद क्रेडिटर्स, डेटर्स, नथिंग, नो सप्लायर्स, नथिंग, राइट. सो आई थॉट कि बेस्ट बिजनेस है, कहीं से भी कर सकता हूँ मैं, कभी भी कर सकता हूँ. तो उसमें भी क्या एज थी जब आपने पहली अपनी ट्रेडिंग की स्टार्ट की थी? उस समय आई वाज अराउंड 16 years old, 16-17 years old का था. 16 years में आपने ट्रेडिंग में. करेक्ट. ओके. एंड द फनी पार्ट इज कि आपको 18 होना पड़ता है. यू हैव टू बी एन एडल्ट टू ओपन अ डीमैट अकाउंट वेयर यू कैन ट्रेड, राइट. इंडिया में. तो मैंने अपनी मम्मी के नाम पे खोला हुआ था अकाउंट, राइट. तो मेरी मम्मी को तो कुछ पता नहीं था, कुछ समझता नहीं था. तो मैंने बोला आप अपना ID कार्ड दीजिए, मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे करने दो जो भी है. ऐसे उस टाइम किसी जो आपकी फैमिली होती है उनको तो पता भी नहीं होता ऑनलाइन क्या बिजनेस क्या है, ट्रेडिंग क्या है, क्रिप्टो क्या है. करेक्ट. तो चलो गुड, ज़बरदस्त. एग्जैक्टली. तो मैंने बस कुछ ना कुछ करके, एंड दिस इज प्री कोविड आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट. तो अभी जो भी ट्रेडिंग वेडिंग का बज है वो मेनली कोविड के बाद शुरू हुआ है. माई जर्नी एक्चुअली स्टार्टेड बिफोर कोविड. तो फिर मैंने बोला कि मैं कोविड आ गया, तब तक आई कुड सी माई सेल्फ डूइंग इट, राइट. मुझे दिख रहा था कि भाई इसमें मैं मेहनत कर लूँगा तो निकल जाऊँगा, राइट. एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि देखो 6 महीने का वैसे भी डिले हो गया एग्जाम्स का, मैं 1 साल का टाइम मांगता हूँ घर वालों से कि मुझे 1 साल का टाइम दो. अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं अपने खर्चे पे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लूँगा. सही हो गया. एंड अगर बन गया तो बन गया, फिर मुझे पढ़ने मत बोलना. तो दिस इज एन ऑफर आई गिव टू माई पेरेंट्स. एक्चुअली मैं घर से भाग गया था 2-3 महीने के लिए. अच्छा. हाँ. मैं लॉकडाउन चल रहा था, सही है, कहीं से आप निकल नहीं पा रहे थे. तो मेरा भाई जो है ही वाज यूज्ड टू स्टे इन पुणे. वो मेरा भाई पढ़ाई कर रहा था तब, ही इज अ डेंटिस्ट नाउ, बट तब ही वाज स्टडीइंग. तो ही यूज्ड टू स्टे इन अ फ्लैट जो रेंट पे लिया था अपने रूममेट्स के साथ. तो मैंने घर पे ऐसे ही बोल दिया कि यहाँ पे रह के क्या ही कर रहा हूँ मैं यहाँ जाके रह लेता हूँ उसके साथ. बिकॉज वहाँ जा अभी इंडियन पेरेंट्स वही देसी माइंडसेट कि क्या कर रहे हो. तो अब मुझे बैठ के देखेंगे ट्रेडिंग कर रहा है तो बोलेंगे किताब पढ़ ले, पढ़ाई कर ले, एग्जाम आ रहा तेरा. तो मैंने बोला वहाँ जाते हैं,
तो वही बहाना, लॉकडाउन का बहाना लेके वहाँ मैं पहुँच गया, पूरा दिन उधर ट्रेडिंग करता था। अच्छा, पूरा दिन बुक्स पढ़ता था ट्रेडिंग की, पूरा दिन यूट्यूब वीडियोस देखता था, एंड वहाँ से मैं लाइक आई सेड कि आई कुड सी माई सेल्फ डूइंग इट। सही है। तो तब मैंने ये डिसीजन लिया कि घर वालों को बोलता हूँ, एंड दिस इज एन ऑफर आई गेव देम कि अगर मैं नहीं भी कर पाया तो मैं फिटनेस से तो थोड़ा बहुत पैसा वैसे ही कमा रहा था। सो आई टोल्ड देम कि मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा बाकी का खुद देख लूंगा, यू नेवर हैव टू वरी अबाउट मी एवर अगेन आफ्टर दिस, चाहे आई मेक इट इन ट्रेडिंग और आई डोंट मेक इट इन ट्रेडिंग। सो दिस इज एन ऑफर आई गेव, एंड बहुत सारे लोग यू नो अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स फॉलो मी, एंड बहुत सारे लोग यही सोचते मुझे बोलते कि यू आर लकी टू हैव सच पेरेंट्स। डेफिनेटली, बट मैंने घर वालों को ये नहीं बोला था कि आप मुझे ऐसे ही ट्रेडिंग करने दो विदाउट एनी बैकिंग। आई वॉज ऑलरेडी मेकिंग सम मनी, एंड आई ऑल्सो टोल्ड देम अबाउट माई प्लान कि इफ आई डोंट बिकम सक्सेसफुल तो मैं क्या करने वाला हूँ, राइट। तो आई गेव देम अ प्रॉपर प्लान। आजकल के जो यंगस्टर्स होते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि मैं घर वालों को बोलूंगा मैं ट्रेडिंग करूंगा, वो लोग सब हाँ मैं हाँ मिलाने लगेंगे, बोलेंगे जा बेटा पैसे उड़ा कर ले, सब ऐसा थोड़ी होता है, राइट। सो यू नीड टू हैव अ प्लान, एंड इन दी एंड आपके जो माँ बाप है वो ये चाहते हैं कि आप अच्छा करो, राइट, चाहे वो ट्रेडिंग से हो चाहे वो पढ़ाई से हो। अब वो बात अलग है क्योंकि ट्रेडिंग जैसी चीजें या ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स, दे डोंट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, राइट। सो इट्स नॉट देयर फॉल्ट, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अच्छा करोगे लाइफ में तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? माँ बाप ही खुश होंगे। आपने सीए कंप्लीट किया? नहीं। अच्छा। तो ट्रेडिंग वर्कड आउट वेल फॉर मी, राइट। ट्रेडिंग में थिंग्स स्टार्टेड गोइंग वेरी वेल, आई स्टार्टेड मेकिंग मनी। तो मैंने बोला आप सीए करके तो पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि आई टेल यू व्हाई, क्योंकि सीए में जब आप सेकंड लेवल क्लियर करते हो, जब मैंने आपको बताया 3 लेवल्स होते हैं, सेकंड लेवल जब आप क्लियर करते हो तो आपको 3 साल की इंटर्नशिप करनी होती है। अब वो 3 साल की इंटर्नशिप में आपको 7-10 हज़ार रुपया पर मंथ मिलता है, इफ यू आर लकी। कुछ लोग तो पैसे भी नहीं देते हैं, राइट। यू हैव टू वर्क फॉर फ्री बिकॉज इट्स एन एकेडमिक रिक्वायरमेंट। तो आई वाज लाइक मैं तो ऑलरेडी महीने का 25-30 हज़ार कमा रहा हूँ, तो मैं 3 साल 5-7 हज़ार के लिए क्यों काम करूँ? अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि दैट इज फॉर लर्निंग पर्सपेक्टिव, आई अंडरस्टैंड, बट 3 साल के बाद भी तो 50 हज़ार ही मिल रहे हैं। मैं तो 3 साल पहले ही 25 हज़ार कमा रहा था। सो आई हैड दिस वेरी क्लियर इन माई हेड कि लॉजिकली और फाइनेंशियली मेरे लिए सेंस नहीं बना रहा था सीए कंटिन्यू करना। सही हो गया। एंड दैट्स व्हाई आई टुक दिस डिसीजन, एंड दैट वाज द फर्स्ट बोल्ड डिसीजन ऑफ माय लाइफ व्हिच आई टुक, ऑफ ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्टडीज। क्योंकि कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, कोई फैमिली का बिजनेस ही नहीं, कोई फाइनेंशियल, ऐसा नहीं है कि पीछे डैड है या कोई है जो बोल रहा है कर ले, कुछ नहीं होगा तो धंधा संभाल लेना। माई डैड वॉज ऑलवेज इन अ जॉब, तो कोई सपोर्ट नहीं था। दैट वाज अ वेरी बोल्ड डिसीजन आई टुक, बट आई ऑलवेज न्यू कि मैं कर लूँगा। इनफैक्ट मेरा एक जब मैंने डिसीजन लिया था ड्रॉप आउट करने का, तो मैंने बैठ के कैमरा के सामने एक वीडियो भी बनाया था, मेरे पास आज भी है वो वीडियो। अच्छा। मैं दिखाऊंगा आपको। उसमें मैंने बोला है कि टुडे आई एम टेकिंग दिस डिसीजन ऑफ ड्रॉपिंग आउट, एंड मैं ये वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ ताकि 5-10 साल बाद जब मैं वीडियो वापस ये देखूँ तो आई थैंक माई सेल्फ फॉर टेकिंग दिस डिसीजन। सो आई ऑल्सो हैव दैट वीडियो विथ मी। तो दिस वॉज बेसिकली हाउ आई स्टार्टेड ऑफ। मैंने ड्रॉप आउट किया एंड ऑल ऑफ दैट। तो आपने जो पहली ट्रेडिंग की उसमें आपको कितने पैसे बने थे जिससे आपको मोटिवेशन मिली कि यस यार यही बिजनेस है, मैंने यही करना है? तो मेरा जो सबसे पहला ट्रेडिंग कैपिटल था दैट वाज फ्रॉम ईदी। अच्छा। तो ईद पे हमें ईदी मिलती है, राइट। तो मुझे 7,000 रुपये मिले थे, मेरे भाई को 7,000 रुपये मिले थे, हमने मिलाया 14,000 हो गए। मैंने वहाँ से शुरू किया, ठीक है। अब 14,000 के, अब किसी को भी प्रॉफिट तो नहीं होता है शुरुआत में, ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है। इनफैक्ट आई थिंक एनी प्रोफेशन यू डोंट मेक मनी ऑन डे 1। तो 14,000 का मैंने कर दिया 8,000 लॉस हो गया। तो डर गया मैं, क्योंकि मेरे भाई का भी पैसा इन्वॉल्व था। तो मैंने बाकी के पैसे निकाले, मैंने बोले भाई तू ये रख, अच्छा मैं फिलहाल सीख लेता हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ, फिर मैं ले लूँगा तुझसे पैसे वापस। सो स्टार्टिंग में माय वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रेडिंग मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया। अच्छा। फिर उसके बाद मेरा फिटनेस से तो इनकम आ ही रही थी, तो उसको मैं पंप करता रहता था मार्केट में, अकाउंट में, और वहाँ से ट्रेडिंग करता रहता था। द फर्स्ट बिग नंबर दैट आई सॉ वाज मुझे मेरी मम्मी ने 50,000 रुपये दिए थे। Okay. And that happened after I was trading for almost 1.5 years. तो अब माँ बाप देखते हैं कि लगा हुआ है, कुछ ना कुछ कर रहा है, तो मतलब 1.5 year बस आप टेस्टिंग कर रहे थे, आपका पैसा नहीं बन रहा था बेसिकली। करेक्ट, पैसा नहीं बना था, आई वाज मेकिंग लॉसेस। मैं सीख रहा था, एंड इतने पैसे नहीं थे कि मेंटर ले लूँ, कोर्स देख लूँ या कुछ कर लूँ। तो यूट्यूब पे जो कंटेंट था, लाइक आई सेड, कोविड के पहले इतने कंटेंट क्रिएटर्स भी नहीं थे, राइट। सब ये सब 2020 के बाद हुआ है। तो यूट्यूब पे आई इवेंट कुछ गिन चुन के 2 से 3 लोग थे जो यूट्यूब वीडियोस बनाते थे। तो जो सीखने मिलता था वो सीखता था, बुक्स पढ़ता था। सो फर्स्ट 2 years ऑफ माई जर्नी वॉज कंप्लीट ट्रायल एंड एरर। मेरा जो जर्नी का टर्निंग पॉइंट रहा है वॉज बिकॉज ऑफ द मनी दैट माई मॉम गेव मी। तो उन्होंने 50,000 रुपये मुझे दिए थे। सही है। एंड मैंने 25,000 उड़ा दिए फिर से।
तो सिर्फ 25,000 बचे, राइट? अब दैट इज व्हेन आई थिंक एनीबडी, कोई भी जो अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया है, उनकी लाइफ में एक पेन पॉइंट आया है, एंड दैट इज व्हेन दे वर लाइक कि बस हो गया अब. एंड फॉर मी दैट वाज द पेन पॉइंट, जब मैंने 50,000 का 25,000 कर दिया. अब वो 25,000 था, एंड फॉर मी इट वाज कि एवरी सिंगल मॉर्निंग आई यूज्ड टू वेक अप. मेरा भाई देख रहा है मुझे, मेरी मॉम देख रही है कि ट्रेडिंग कर रहा है, मेहनत कर रहा है, एंड दे आर थिंकिंग आई एम डूइंग वेल, बट एट रियलिटी मुझे पता है कि मैंने 25,000 रुपए जो है गवा चुके हैं, पैसे बन रहे नहीं है मेरे. सो दैट इज व्हेन आई वाज लाइक कि बस हो गया, अब इस चीज को सीरियसली करना पड़ेगा. नाउ आई कैन नॉट प्ले अराउंड, नाउ आई हैव टू टेक दिस सीरियसली एज अ प्रोफेशन. एंड फिर उसके बाद इन द नेक्स्ट 1 year वो 25,000 को मैंने कर दिया 4 लाख रुपए. तो दैट वाज माई टर्निंग पॉइंट. दैट इज वेयर आई सॉ मनी. दैट इज वेयर आई, बिकॉज लोग जो होते हैं ट्रेडिंग वाली इंडस्ट्री में, वो लोग सालों सालों लॉस करते हैं. एंड इफ यू कंटिन्यू लूजिंग मनी फॉर ईयर्स, आपके दिमाग से वो कंसेप्ट ही हट जाता है कि पैसा बनता भी है या नहीं बनता है, बिकॉज आप कंसिस्टेंटली लॉस देख रहे हो, राइट? सो फॉर मी दैट वाज, आई रेड इट इन अ बुक, आई कॉल इट कैश कॉन्फिडेंस. यू गेट दैट कॉन्फिडेंस वेयर यू कैन सी दैट यू कैन मेक मनी. सो तब मुझे आया वो कैश कॉन्फिडेंस, यू कैन मेक मनी. तो एंड दैट इज वेयर माई गेम चेंज्ड फॉर एवर. नाइस, ज़बरदस्त. बेसिकली ये जर्नी आपसे पूछने का मकसद ये था कि ऑब्वियसली बात है ना कि आप इस टाइम जो पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, जो आपकी अपनी भी ऑब्वियसली बात है अकाउंट्स होंगे, वहाँ तक पहुँचने के लिए ऑब्वियसली आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है. ये नहीं कि आपको आज आपने पैसा लगाया है अगले दिन डबल हो जाएगा. 100%. तो इस टाइम आप की क्या पोर्टफोलियो है ट्रेडिंग का, अगर आप बताना चाहें तो? तो आई हैव मल्टीपल अकाउंट्स एज ऑफ नाउ. अराउंड $500,000 के मेरे पास फंडेड अकाउंट्स है. तो फंडेड अकाउंट्स बेसिकली आर अकाउंट्स जो आपको फर्म्स देते हैं फॉर ट्रेडिंग, राइट? एंड ऑब्वियसली आई हैव माय अदर पर्सनल कैपिटल ऑन द साइड व्हिच आई डोंट डिस्क्लोज, बट these are the funded accounts I am handling. अभी जस्ट नाउ बिफोर कमिंग आई क्लोज्ड अ ट्रेड ऑफ $5,000 ऑन द वे. तो हम कह सकते हैं कि लाइक यू आर मैनेजिंग मोर देन $1 million पोर्टफोलियो. ज़बरदस्त. ठीक हो गया. तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस करूँगा मैं आपसे, क्योंकि मैं भी स्टॉक मार्केट को समझना चाह रहा हूँ. तो बेसिकली स्टॉक मार्केट होती क्या, या ट्रेडिंग क्या होती है, एक ले मैन की फॉर्म में बताएंगे? तो ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट इन सिंपल लैंग्वेज इज बाइंग एंड सेलिंग एसेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स जो मार्केट में होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल इट कुड बी एज सिंपल एज दिस पर्टिकुलर ग्लास, राइट? अब ये ग्लास आज 100 रुपए का है, आपको लगता है कल 150 का हो जाएगा, आपने आज खरीद ली, कल 150 हो गया, आपने बेच दिया. एंड ऑब्वियसली ये आप जो है, अब स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा रेगुलेटेड है, राइट? तो उसके पीछे आपको ट्रेड करने के लिए एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलना पड़ता है. यू नीड टू हैव एन अकाउंट विद अ ब्रोकर, जिसमें आप ट्रेड्स एक्सिक्यूट कर पाओ. उसमें आपको पैसे डिपॉजिट करने होते हैं, फिर विड्रॉल्स के भी ऑप्शन होते हैं. तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज है, उनके बीच में ब्रोकर होता है, राइट? और बेसिकली आपने अकाउंट ओपन करना है ब्रोकर के साथ. यस. और फिर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ब्रोकर रजिस्टर्ड होता है. करेक्ट. ओके, नाइस. तो बेसिकली ये जो आपकी कंपनीज होती हैं बैक एंड पे, उनकी शेयर वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई होती है? मतलब किस तरह से आपको पता चलता है कि भाई इसकी ये प्राइस है, इसकी ये प्राइस है? तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए जहाँ पे यू ओपन वन ऐप, यहाँ पे आपको सारे प्राइसेस दिख जाएंगे कि इसका क्या प्राइस चल रहा है. ओके. नहीं मतलब कि ये मेरे कहने का मतलब है कि इसकी बेस क्या होती है, कि फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, राइट? उसका शेयर भी कितना है? आई थिंक 100 है, कितना है? आई एम नॉट श्योर. हाँ, फॉर एग्जांपल $100 है. अब वो $100 की वैल्यू कैसे वो उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये $100 की है? तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स एंड पैरामीटर्स, बट मेन चीज़ होती है इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कोई चीज़ की ट्रू वैल्यू. लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर्ग्यू कि बिटकॉइन का 0 इंट्रिंसिक वैल्यू है, क्योंकि बिटकॉइन जो है अगर मैं आज लेके बेचने जाऊंगा तो बिटकॉइन के पीछे कोई लेजिटिमेट चीज नहीं है, राइट? मतलब देयर इज नथिंग रेगुलेटिंग, कोई ऑनर नहीं है, कुछ भी नहीं है, पता नहीं आपको, राइट? पता ही नहीं क्या है. बट लाइक फॉर एग्जांपल अब अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स लेता हूँ, अब मैं बाहर जाके किसी को बोलूंगा कि मुझे ये बेचना है, तो सामने वाला मुझ पर भरोसा भी करेगा, बिकॉज उसको दिख रहा है पीछे इतनी बड़ी कंपनी खड़ी हुई है और धंधा चल रहा है. सो द वैल्यू इज बैक्ड बाय द कंपनी एसेट्स, अगर मैं कहूँ तो, राइट? कंपनी का बिजनेस हो गया, कंपनी का टर्नओवर हो गया, एसेट्स हो गया, होल्डिंग्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें. ओके, ठीक है. तो इंडिया में आपने कौन सी स्टॉक मार्केट से स्टार्ट किया था? मतलब फर्स्ट ब्रोकर कौन था आपका? अपस्टॉक्स करके एक ब्रोकर है, आई थिंक आज तो बहुत, दे जस्ट केम इन द मार्केट जब मैंने शुरू किया था. अब तो दे आर आई थिंक वन ऑफ द टॉप ब्रोकर्स इन इंडिया, एंड आई थिंक इट वाज बैक्ड बाय रतन टाटा. ओके. तो तब मैंने शुरू किया था अपस्टॉक से. उसके बाद मैंने स्विच कर लिया ज़ेरोधा पे. ज़ेरोधा इज द नंबर 1 ब्रोकरेज इन इंडिया. इट्स रन बाय निखिल कामत, द पर्सन आई वाज टेलिंग यू बिफोर पॉडकास्ट. ओके.
तो इंडिया में क्या चैलेंजेस आते हैं मतलब स्टॉक का या ट्रेडिंग करते हुए? सबसे बड़ा चैलेंज जो है, एंड दिस वाज वन ऑफ द रीजंस मैं दुबई आ गया, ओके। स्टॉक मार्केट इंडिया का जो है, गवर्नमेंट चाहती है कि उसमें ट्रेडर्स रहे ही ना। गवर्नमेंट बेसिकली, इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि आप ट्रेडिंग से पैसा कमाओ। क्यों? क्योंकि पिछले 2 से 3 साल में अगर आप रेगुलेशंस देखोगे, सो द रेगुलेशंस हैव बीन ऑलवेज अगेंस्ट द ट्रेडर्स। अच्छा। ऑलवेज। जब मैं बात कर रहा हूँ 3 साल पहले की, 3 साल पहले लेवरेज को बैन कर दिया गया था। लेवरेज क्या होता है मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। लेवरेज इज बेसिकली, अगर आपने 10,000 रुपए डाले हुए अपने अकाउंट में, 10,000 की जगह अगर आपने 10,000 डाले, एंड लेट्स से योर ब्रोकर इज गिविंग यू 5 times लेवरेज, ओके, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 50,000। दैट मीन्स आप 50,000 की वैल्यू के ट्रेड्स पंच इन कर सकते हो। अच्छा, लेकिन आपकी वैल्यू 10,000 की है। लेकिन आपका अकाउंट में 10,000 ही है, समझ गया, बट दैट 10,000 अलाउज यू टू ट्रेड फॉर 50,000 ऑल्सो, राइट? दैट इज कॉल्ड लेवरेज। एंड दुनिया में कोई फाइनेंशियल मार्केट नहीं जहाँ पे लेवरेज बैंड है, एक्सेप्ट फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट। अच्छा, आई हर्ड क्रिप्टो भी बैंड है इंडिया में। क्रिप्टो बैंड था, अब जो है उसको रेगुलेट करने की कोशिश हो जा रही है। अच्छा अच्छा। बट अब उसको इलीगल नहीं कहा जाता, इट इज लीगल बट इट इज अनरेगुलेटेड। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में अगेन स्टार्टिंग हुआ ये सब का, तब आई थिंक 3 साल पहले नो ट्रेडिंग डे करके एक स्ट्राइक भी किया हुआ था सारे ट्रेडर्स ने पूरे देश में, कि हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे अगेंस्ट रूल्स बनाया है एंड ऑल ऑफ दैट। फिर उसके बाद अभी इसी साल का जो बजट आया है इंडिया का, उसमें ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की कैटेगरी में डाल दिया गया है। मतलब बेसिकली फ्रॉम अ टैक्स ब्रैकेट पर्सपेक्टिव, गैम्बलिंग पे जो टैक्स है उतना ही सेम टैक्स ट्रेडिंग पे भी है। तो बेसिकली गवर्नमेंट आपको ये बोल रही है कि अगर आप एक ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप गैम्बलर हो। तो एक तरह से डिमोटिवेट कर रही है, सीधी सी बात है, राइट? एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस इंडिया के सारे जो ट्रेडर्स हु एक्चुअली आर मेकिंग मनी, दे आर शिफ्टिंग आउट ऑफ इंडिया, कमिंग टू दुबई या गोइंग टू एनी टैक्स हेवन इन द वर्ल्ड। बिकॉज जो एक्चुअली पैसा कमा रहा है वो तो यही चाहेगा कि मैं ऐसे एनवायरनमेंट में रहूं जहाँ पे द ऑड्स आर इन माई फेवर। यस, राइट। मतलब अगर आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हो एंड इफ यू आर गिविंग 2 ऑप्शंस, गांव में खोलोगे या सिटी में खोलोगे, ऑब्वियसली आप सिटी में खोलो बिकॉज द मार्केट साइज इटसेल्फ इज बिग, एंड गांव में अपॉर्चुनिटीज आर नॉट देयर, ऑड्स आर अगेंस्ट यू, राइट? सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस आई मूव्ड आउट, बिकॉज लाइक आई सेड, इंडियन गवर्नमेंट इज completely against traders. In fact, there is something called as futures and options. Okay. Right, futures and options is more of a risky category in the financial markets. So like for example, futures and options is where your capital can completely go to zero. Okay. स्टॉक्स में कभी नहीं होगा, राइट? मतलब स्टॉक्स में अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के शेयर में डालते हो, आपका पैसा कभी जीरो नहीं होने वाला, बिकॉज कंपनी थोड़ी ना गायब होगी। बट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में वैसा होता है। अच्छा। सो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने आके टीवी पे बोल दिया कि वो मिडिल क्लास के लिए है ही नहीं। अच्छा। तो आप कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। वाओ। तो दिस इज द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट इज देयर अबाउट ट्रेडिंग इन इंडिया, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस फॉर मी टू मूव हियर। एंड अब तो ट्रेंड बन गया है, अब तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स सब आ रहे हैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। तो अभी बेसिकली वहाँ पे ट्रेडिंग तो हो रही है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो गया, और टैक्सेस भी होंगे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा टैक्सेस हो गए। ट्रेडिंग इतना डिफिकल्ट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप ट्रेडिंग के ऊपर टैक्स भरते हो, ओके, STT बोलते हैं उसको, आई थिंक स्टैम्प ड्यूटी समथिंग, फुल फॉर्म मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट जो ब्रोकरेज होता है, जो टैक्सेस भरते हो फॉर ट्रेडिंग इटसेल्फ, ओके, वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। लाइक उसको ही कवर करने के लिए आई थिंक आपको मार्केट में एक 10-20 पॉइंट्स कैप्चर करने पड़ेंगे सिर्फ उसको कवर अप करने के लिए। सो लेट्स से यू टेक अ ट्रेड, आपको अगर ब्रेक इवन जाना है, सही है, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट पे जाना है, तो यू हैव टू कैप्चर एटलीस्ट 10 to 12 पॉइंट्स। ओके, मतलब the moment you punch in trade, you are already at a loss because you have paid STT and taxes, GST, जो भी है, right? So for that, and then on top of that, let's say you capture 50 points for example. आपने 50 points capture कर लिए, अब 50 में से 10 गया STT brokerage में, वो 50 में से 20 ले जाएगा गवर्नमेंट। अच्छा, तो आपको क्या बचा? Nothing. तो if you think from a perspective of a person जिसको actually trading आती है, जो genuinely पैसा कमा रहा है, वो क्यों रहेगा वहाँ पे? Exactly. Right? They will move their base outside. तो अब जब आप दुबई में आए, तो दुबई में आपने मतलब कौन सी, आप यहाँ पे दुबई में कौन सी एक्सचेंजेस हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं? सो दुबई में तो बहुत सारे ब्रोकर्स है, फॉरेक्स ब्रोकर्स है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस है। ओके, बेस्ट पार्ट अबाउट दुबई इज वेरी क्रिप्टो फ्रेंडली, राइट? अब तो आई थिंक रिसेंटली एक आर्टिकल भी पढ़ा था मैंने कि सैलरीज आर आल्सो नाउ अलाउड टू बी पेड इन क्रिप्टो इन दुबई। तो दुबई इज डेफिनेटली हज़ारों है, और यहाँ पे तो आई थिंक टैक्स भी नहीं है ट्रेडिंग के ऊपर, राइट? मतलब इंडिविजुअल पे तो कोई टैक्स नहीं है, बट आई थिंक अभी कॉर्पोरेट टैक्स इज बीन इंट्रोड्यूस्ड, आई थिंक 9%, बट स्टिल इट्स नेग्लिजिबल। तो यूएई के अंदर अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, तो मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं या करना चाहिए?
यूएई की स्टॉक मार्केट मैंने ऑनेस्टली एक्सप्लोर नहीं की है, ओके एंड आई थिंक जहाँ तक मैंने सुना है कि यूएई की जो स्टॉक मार्केट है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत लिक्विडिटी Okay. उसमें कम है, मतलब Okay. ट्रेड करने लायक तो नहीं है, बिकॉज फॉर ट्रेडिंग कॉन्स्टेंटली यू नीड बायर्स एंड सेलर्स एक्टिव इन द मार्केट, यस यस जो यूएई की मार्केट में आई थिंक नहीं है. मैंने अगेन आई कुड बी रॉन्ग, मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, बट जहाँ तक मैंने सुना है कि इट्स नॉट ट्रेडेबल, उसमें आप इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हो. एंड जहाँ तक इन्वेस्टमेंट्स की बात है, आप तो डिपेंड करता है, अगर क्रिप्टो या फॉरेक्स में कर रहे हो तो आप 100 दिरहम से भी शुरू करते हो. इट कैन बी एज लिटिल एज पॉसिबल. तो अभी आप कौन कौन सी मार्केट में काम कर रहे हैं, इंडिया और यूएसए? नहीं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स मार्केट्स में ट्रेड कर रहा हूँ, एंड फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव आई इन्वेस्ट इन क्रिप्टो. आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड इन द इंडियन स्टॉक मार्केट एट ऑल फॉर द लास्ट 2 years. ओके, तो फॉरेक्स में क्या है कि आप बेसिकली करेंसीज बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो? राइट, करेंसी हो गया, फिर इंडाइसेस हो गया, फिर कमोडिटी हो गया, गोल्ड हो गया. ओके ओके, सो वो सारी चीज़ें. नाइस नाइस. तो जैसे मेरी शारिक है, उनसे क्रिप्टो के ऊपर पॉडकास्ट हुई थी, तो हमने डिस्कस किया था कि जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है वो बैक्ड विद लाइक मार्केट एनालिसिस टूल्स होते हैं, फिर आपको न्यूज़ देखनी पड़ती हैं, फिर कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो अप एंड डाउन कर रहे होते हैं प्राइसेस को. तो स्टॉक मार्केट में किस तरह से आप एनालिसिस करते हो? स्टॉक मार्केट और एट द एंड ऑफ द डे आप प्राइस एनालिसिस कर रहे हो, राइट? यू आर एनालाइजिंग द प्राइस. यस. तो जो भी कोई भी चीज़ का प्राइस ले लो, चाहे वो ऑयल का प्राइस ले लो, चाहे वो कोई शेयर का प्राइस ले लो, एनालिसिस प्रीटी मच सेम रहेगा. थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क रहता है, बट जो टेक्निकल एनालिसिस का कंसेप्ट होता है, टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली द टाइप ऑफ एनालिसिस जो हम लोग यूज़ करते हैं चार्ट्स को एनालाइज करने के लिए. यस यस यस. फंडामेंटल एनालिसिस इज बेसिकली जो आप कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हो, लाइक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से जो एनालिसिस करते हो उसको फंडामेंटल बोलते हैं. Okay. जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से करते हो उसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं. फंडामेंटल आपका कंपनी का डाटा हो गया, आपने उसका एनालिसिस किया कि भाई इसके कितने एसेट्स हैं, क्या वर्थ है, कितने प्रॉफिट्स कमा रहा है. करेक्ट. और टेक्निकल एनालिसिस आपके चार्ट्स के थ्रू चार्ट्स हो गया. एब्सोल्युटली. तो टेक्निकल एनालिसिस तो हर मार्केट में प्रीटी मच सेम ही है, बस थोड़ा ऊपर नीचे टाइमिंग्स का फर्क होता है, टाइम विंडो, प्राइस मूवमेंट का फर्क होता है थोड़ा बहुत, अदरवाइज तो सेम है. तो आपका जो माइंडसेट है वो कितना % आपकी लाइक इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है? फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं जी कि आपकी जो साइकोलॉजी है, ठीक है, वो बहुत मैटर करती है. कुछ लोग कहते हैं नहीं यार, आप जो है चार्ट्स देखो या फिर आप डाटा देखो और आप जस्ट जो भी आपको दिख रहा है इन्वेस्ट कर दो. तो मेरा इसके ऊपर 2 साल पहले एक डिफरेंट ओपिनियन था. अच्छा. आज एक डिफरेंट ओपिनियन है. सो आई टेल यू बोथ. सो 2 साल पहले आई यूज्ड टू से कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है 90% रोल प्ले करता है, एंड बाकी आपका जो 10% है वो टेक्निकल एनालिसिस प्ले करता है. ओके. बट मूविंग फॉरवर्ड आई हैव रियलाइज कि इट्स एक्चुअली 50-50. अच्छा. क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल, लोग क्या करते हैं, लोग जो ट्रेडिंग सिस्टम कर रहे हैं, ट्रेड या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो ट्रेड कर रहे हैं, उसमें ही गलतियां हैं. ठीक है. बट पीपल आर ब्लेमिंग द ट्रेडिंग साइकोलॉजी. तो ये तो वही बात हो गई कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऊपर वाले से दुआ मांग रहा हूँ कि मेरी गाड़ी शुरू हो जाए. पेट्रोल तो डालो, राइट? तो बहुत सारे लोग जब शुरू करते हैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, उनके पास एक विनिंग सिस्टम ही नहीं होता है जो गारंटीड है, जो टेस्टेड एंड ट्राइड एंड टेस्टेड इन द प्रीवियस चार्ट्स कि हाँ ठीक है ये काम करता है. लोगों के पास विनिंग सिस्टम ही नहीं है एंड दे आर ब्लेमिंग द ट्रेडिंग साइकोलॉजी. तो वही बात हो गई कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं और आप शुरू करने की कोशिश कर रहे हो. सो आई थिंक इट्स अ 50-50 रोल. एंड ऑल्सो इनफैक्ट अगर आपके पास एक विनिंग स्ट्रैटेजी है, सही है, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिकम्स अ वेरी इजी थिंग टू डू, बिकॉज देन आपको पता है कि मेरे पास एक काम करने वाली गाड़ी है, अब मुझे उसको प्रॉपरली चलाना है. राइट. बट पीपल दे डोंट हैव अ विनिंग सिस्टम, दे ऑल्सो डोंट हैव अ प्रॉपर साइकोलॉजी. तो वो लोगों को यही नहीं पता कि गलती हो कहाँ रही है. So a lot of people are confused in this state, जहाँ पे उनको they don't know where they're going wrong. तो मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज़ जो है एक विनिंग सिस्टम है, एक विनिंग स्ट्रैटेजी है, दैट मैटर्स. एंड देन ऑब्वियसली साइकोलॉजी डज प्ले अ रोल, क्योंकि अगर आपको मैं विनिंग सिस्टम दे दूंगा और आप मान लो टाइम से पहले एग्जिट कर रहे हो, प्रॉपरली एंट्री नहीं कर रहे हो, प्रॉपरली अपना रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हो, तो देन दैट इज वेयर आपका जो साइकोलॉजी है आपको पीछे ले जाएगा इन टर्म्स ऑफ विनिंग परसेंटेज. सो आई थिंक इट्स अ 50-50. तो फंडामेंटल्स क्या होते हैं स्टॉक मार्केट की या ट्रेडिंग के मेन? तो फंडामेंटल डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट एनालाइज कर रहे हो. लाइक स्टॉक्स के लिए डिफरेंट होता है, गोल्ड के लिए डिफरेंट होता है. लाइक अभी जो इन मोस्ट द केसेस गोल्ड जो है, गोल्ड इज मोर ऑफ अ पैनिक एसेट. मतलब दुनिया में पैनिक क्रिएट होता है तो गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर वॉर होता है, कुछ भी होता है, सब खत्म हो जाता है, गोल्ड विल स्टिल होल्ड वैल्यू. राइट. तो गोल्ड जो है एक दूसरे नजरिए से देखा जाता है दुनिया में कि गोल्ड खरीद के रखूंगा तो सेफ रहूंगा.
बट स्टॉक्स जो है, स्टॉक्स अगर कोविड आ गया, कोविड की वजह से स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिर गए, राइट. बट गोल्ड का अगर आप प्राइस देखो तो गोल्ड वेंट अप. हाँ, कोविड के टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो गई थी, लेकिन कोविड के टाइम लोगों ने पैसे भी कमाए. तो वो किस तरह से कमाए थे स्टॉक के ऊपर? तो मोस्ट ऑफ द पीपल मेरे हिसाब से जो कोविड में जिन्होंने पैसा कमाया है, स्टॉक्स में भी कमाया है बहुत सारे, बिकॉज एंड में यही होता है कि हर 4-5 साल में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आता है. अब उस क्राइसिस में जिसने बाइंग कर ली, सही है, उसका तो 3-5 टाइम्स रिटर्न बनना ही बनना है, बिकॉज मार्केट हैज़ टू रिकवर, राइट. और अगर आपने अच्छी स्टॉक में या कोई अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो देन तो लॉटरी है, बिकॉज दोज आर द कंपनीज हु रिकवर फास्टेस्ट. जैसे मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ, हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, निफ्टी जिसको बोलते हैं, निफ्टी को 180 दिन लग गए पूरा कोविड का रिकवरी देने के लिए, मतलब उस लेवल पे वापस आने के लिए जहाँ पे वो पहले था कोविड से. तो 180 दिन लग गए. जबकि हमारा जो रिलायंस कंपनी है, सही है, उसको सिर्फ 50 दिन लग गए. सो 1/3 पीरियड में पूरी रिकवरी मार दी और फिर ऊपर भी चला गया. जबरदस्त. तो जिन्होंने भी, एंड दिस इज माय नंबर 1 एडवाइस फॉर अ फाइनेंशियल क्राइसिस, जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, जो टॉप कंपनीज है उठा लो, वो तो ऊपर जाना ही जाना है. क्रिप्टो गिरा हुआ है. करेक्ट. क्रिप्टो में भी अगर आप देखोगे तो क्रिप्टो भी गिरा, बट सबसे पहले बिटकॉइन एंड इथेरियम, दीज आर द कॉइन्स दैट रिकवर्ड, राइट. तो फाइनेंशियल क्राइसिस में टॉप इंस्ट्रूमेंट्स को उठा लोगे, पैसा बनेगा ही बनेगा. टॉप 10 SP बेसिकली क्या होती है? S&P 500. S&P, हाँ, वो क्या होती है? S&P 500 बेसिकली USA का स्टॉक मार्केट है. ओके, क्योंकि काफ़ी इसके बारे में मैंने सुना है, ऑब्वियसली मैंने कभी इसके ऊपर रिसर्च नहीं की. तो अच्छा, तब जो स्टॉक मार्केट USA में है, उनकी टॉप 100 कंपनीज, टॉप 500, सॉरी 500. ओके. तो USA की मार्केट भी इसी तरह ही चलती है. जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट मंथ शायद काफ़ी लोगों ने विड्रॉल की थी, आई थिंक $1 ट्रिलियन से ड्रॉ किए थे. आई एम नॉट श्योर, ऐसा कुछ था, या कहाँ से किए थे, बैंक से किए थे, आई डोंट नो. तो ओके. तो USA में कभी आपने एक्सपीरियंस किया? हाँ, US मार्केट कभी कभार ट्रेड कर लेता हूँ. इनफैक्ट जो आज का मैं आपको ट्रेड बता रहा था, दैट वाज इन द US मार्केट ओनली. हाँ, ओके. तो इसमें भी ऐसे होता है जैसे क्रिप्टो में होता है कि आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी होती है, लॉन्ग टर्म भी होती है, और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी होती है, राइट. 100%. तो क्या तीनों में किस तरह से आप करते हैं? तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है उसमें मैंने जैसे आपको बताया फंडामेंटल एनालिसिस होता है. आपने रख के छोड़ दिया? हाँ, कंपनी अच्छी है, धंधा अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट बन रहा है, लोग अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक है, ये सब बेसिक सी चीज़ें एनालाइज करके यू इन्वेस्ट एंड यू फॉरगेट अबाउट इट. मीडियम टर्म जो होता है, वो मीडियम टर्म का भी डिपेंड करता है कि आपका डेफिनेशन क्या है मीडियम टर्म का. लाइक मेरे लिए मीडियम टर्म का डेफिनेशन इज 6 to 8 months. ओके. आई डोंट लुक बियॉन्ड 1 year. अगर मैं मीडियम टर्म बोल रहा हूँ, मेरे लिए लॉन्ग टर्म इज मोर देन 1 year. ओके. एंड शॉर्ट टर्म कैन बी 1 day, 1 week, 1 month. अच्छा. तो मीडियम टर्म इज वेयर आई कंबाइन फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस बोथ. दोनों को कंबाइन करके आई सी, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस माइट बी वेरी गुड, बट अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आता लेट्स से अगले क्वार्टर में, द प्राइस कैन कम डाउन. अच्छा. तो मीडियम टर्म में दोनों का एनालिसिस होता है, एंड देन शॉर्ट टर्म में सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस इज इनफ. अच्छा. तो ज़्यादा पैसे कहाँ बनते हैं? सबसे ज़्यादा पैसे तो टेक्निकल एनालिसिस में शॉर्ट टर्म में मेरे एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में बनते हैं. ओके. अदरवाइज एट द एंड ऑफ द डे सबसे ज़्यादा पैसा तो इन्वेस्टर कमाता है लॉन्ग टर्म में, बिकॉज उनके रिटर्न्स कंपाउंड होते हैं. सही है. बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा पैसा मुझे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ने बना के दिया है. शॉर्ट टर्म मतलब 1 week? 1 day. 1 day. कभी मतलब मेरे लिए मैं जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ, मेरे लिए होल्डिंग अ ट्रेड फॉर मोर देन 2-3 hours इज अ लॉट. अच्छा. तो मेरे जो ट्रेड्स होते हैं वो 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं होते. सबसे बड़ा छक्का कितना लगा? सबसे बड़ा ट्रेड मैंने एक्चुअली क्रिप्टो में लिया था एक बार. अच्छा. एंड उसका आई थिंक 1-2 घंटे में वो जो कॉइन था उसका प्राइस डबल हो गया. वाह. सो आई मेड ऑलमोस्ट 100-200% रिटर्न ऑन दैट. वाह, ज़बरदस्त. और सबसे बिगेस्ट लॉस हुआ है कभी आपको? हाँ, 100%. तो अच्छा. लॉसेस तो अब ऑब्वियसली अगर आपका अकाउंट बड़ा है तो लॉसेस और प्रॉफिट दोनों बड़े ही होंगे, बट देयर इज़ वन लॉस जो मैं कभी नहीं भूलूंगा. तो जब मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा था, सो आई वॉज ट्रेडिंग अ स्टॉक, मुझे नाम भी याद है स्टॉक का, DLF करके एक स्टॉक था, ठीक है. उसका मैंने आई थिंक 2 lots खरीदने थे मुझे. लाइक फॉर एग्जाम्पल 2000 शेयर्स मुझे खरीदने थे. मैंने गलती से एक एक्स्ट्रा 0 टाइप करके डाल दिया,
20,000 शेयर्स आ गए सही है। एंड वो प्राइस ने एक छोटा सा नीचे की तरफ मूव दिया एंड मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया. आई थिंक दैट लॉस वाज एनीवेयर अराउंड 70,000-60,000 रुपीज एंड मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था वो तब. तो दैट इज अ लॉस जो मेंटली मुझे बहुत ज़्यादा वो किया, टोल बैक किया, बट अदरवाइज तो लॉसेस इज अ पार्ट ऑफ गेम. मतलब सबसे क्विक मनी है शॉर्ट टर्म के अंदर. राइट, बट क्विक मनी इन द सेंस कि अगर आपने उसको एक्चुअली टाइम दिया एज अ प्रोफेशन. मतलब बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, जब आप क्विक मनी कहोगे तो लॉट ऑफ पीपल थिंक कि मैं आज शुरू करूंगा कल मेरे पैसे बन जाएंगे. ऑब्वियसली नॉट. पहला 1-2 साल देना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद वो एक स्किल सेट है जो टाइम के साथ आता है. वंस यू हैव दैट स्किल सेट देन यू कैन मेक मनी एज मच एज यू वांट. और जो मीडियम या लॉन्ग टर्म होता है उसमें कितना टाइम होता है कि आपको एग्जिट करना चाहिए? लाइक फॉर एग्जांपल आपने प्राइस किस तरह से आप एस्टिमेट करते हैं कि इस प्राइस पे मैं एग्जिट कर दूंगा? तो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे. मेरा हमेशा से स्टार्टिंग से ये क्लियर है मेरे सिस्टम में कि मैं एंटर करने से पहले ही मेरा एग्जिट जो है डिफाइन कर दूंगा. बिकॉज क्या होता है, कभी कभी मान लो आपने एग्जिट कर दिया, अब प्राइस बहुत जल्दी ऊपर जा रहा है, तो आपके दिमाग में आएगा कि मैं निकल जाता हूँ, जो भी है मिल रहा है लेके निकल जाता हूँ. राइट, बहुत सारे थॉट्स है. दिस इज वेयर साइकोलॉजी कम्स इन. एग्जैक्टली. तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको डिफाइन करना होता है पहले ही एंटर करने से कि मैं एग्जिट कहाँ करने वाला हूँ. अब वो कहाँ होगा एग्जिट, दैट डिपेंड्स ऑन टेक्निकल फैक्टर्स ऑल्सो, फंडामेंटल फैक्टर्स ऑल्सो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो मैंने एक स्टॉक बाय किया हुआ है, ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि वो ऊपर जा सकता है, बट लास्ट टाइम पिछले ऑल टाइम हाई से बहुत ज्यादा नीचे आया था. वहां से बहुत ज्यादा गिर गया था. सो अब वो प्राइस के ऊपर पहुंचने से पहले मैं निकल जाऊंगा, बिकॉज पहले भी वहां से गिर चुका है, तो हो सकता है इस बार भी गिर जाए. हो सकता है, कुड बी रॉन्ग, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफाइन करना. अदरवाइज आप सोचते ही रह जाओगे मैं क्या करूँ. तो एक प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर यू एंटर अ ट्रेड. तो मतलब आपके पास एक प्लान ऑफ एक्शन हो. आपने फॉर एग्जांपल 10 कंपनीज में इन्वेस्ट किया, आपको पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर उसका क्या ट्रेंड था, करेक्ट, क्या हाईएस्ट प्राइस थी, उसमें आपने लॉक लगा दिया और फिर आपने उससे नीचे उस प्राइस पे आपने निकल जाना है. 100%. ओके. जैसे क्रिप्टो में होता है स्टॉप लॉस, आई थिंक इसमें भी होता है. हाँ, स्टॉप लॉस इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट. बेसिकली स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि वो ऐसा पॉइंट जहाँ पे प्राइस आपके अगेंस्ट चला गया एंड दैट इज द लेवल वेयर यू से कि बस हो गया, इससे ज्यादा लॉस मैं नहीं ले सकता, अब मैं निकल रहा हूँ. ओके, लाइक दैट इज कॉल्ड अ स्टॉप लॉस. तो मतलब हर मार्केट में है वो. 100%. हाँ. ओके, ज़बरदस्त. तो सबसे सेफेस्ट जो इन्वेस्टमेंट है स्टॉक में वो कहाँ होती है? सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट आपको करनी है तो इट इज ऑलवेज द इंडेक्स ऑफ द मार्केट. इंडेक्स मतलब S&P 500 जो हो गया, USA का इंडेक्स हो गया, निफ्टी 50 हो गया, इंडिया का इंडेक्स हो गया. आई एम नॉट श्योर पाकिस्तान का क्या है. UK का UK 100 है, FTSE बोलते हैं उसको, FTSE इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो ऐसे बहुत सारे इंडाइसेस है, जैसे जापान का निके है. ओके. तो बहुत सारे ऐसे इंडाइसेस है. तो द बेस्ट वन इज ऑब्वियसली S&P 500 USA का. S&P 500 ने कभी 5 साल के पीरियड में तो कभी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिया, हमेशा 5 साल के पीरियड में लॉन्ग टर्म में हमेशा पॉजिटिव रिटर्न्स ही दिया है. ओके. सो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इज या तो S&P 500 या तो गोल्ड. अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था, सुन रहा था कि म्यूचुअल फंड्स वो क्या होते हैं? वो भी स्टॉक्स. म्यूचुअल फंड सेम चीज़ हो गई. मतलब म्यूचुअल फंड्स बेसिकली एक बास्केट होता है. ओके. जहाँ पे अब म्यूचुअल फंड्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. म्यूचुअल फंड एक बास्केट होता है जहाँ पे एक फंड मैनेजर होता है. ओके. वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि उस बास्केट में वो कौन कौन से शेयर्स डालने वाले हैं. सो बेसिकली यू आर इन्वेस्टिंग इन अ फंड विच इज बीइंग मैनेज्ड बाय एन एक्सपर्ट, और वो एक्सपर्ट डिसाइड कर रहे हैं कि उस बास्केट में कौन कौन से शेयर्स आने वाले हैं. ओके. एंड देयर इज समथिंग आल्सो कॉल्ड एज इंडेक्स फंड्स. ओके. अब इंडेक्स फंड होता है जो सिंपल इंडेक्स वाले जो कंपनीज होते हैं उसमें इन्वेस्ट करता है. लाइक फॉर एग्जांपल, अब S&P 500 में 500 कंपनीज है, आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली 500 में डिवाइड हो जाएगा. तो इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड्स कौन चला रहा होता है? कोई फाइनेंशियल कंपनी होती है. ओके. एंड दे हायर अ एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है, हु इज रनिंग द एंटायर फंड फॉर देम. ओके. तो वो हमें किस तरह से सिक्योर करते हैं कि भाई आपको इतना पैसा हम देंगे, या उसमें लॉस भी होता है? हाँ, लॉस भी होता है. तो दैट डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशंस. अब ऑब्वियसली अगर मार्केट ही गिर रहा है पूरा तो म्यूचुअल फंड कैसे प्रॉफिट देगा? म्यूचुअल फंड को भी लॉस ही होगा. सो देयर इज नो गारंटी एज सच, बट म्यूचुअल फंड्स जो है एक सेफर ऑप्शन है फॉर बिगिनर्स एटलीस्ट. अच्छा, ठीक 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 ठीक. और इसमें एक और फैक्टर भी होता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट. वो क्या होता है? सो कंपाउंडिंग इज बेसिकली आप जब इन्वेस्ट करते रहते हो, उसको बोलते हैं SIP. SIP का फॉर्म इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. तो SIP में क्या होता है कि आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हो. ठीक है. दैट कीप्स ऑन कंपाउंडिंग बिकॉज आपके पैसे पे रिटर्न ऑलरेडी बन रहा है. आपने 10,000 डाल दिए, अब अगले महीने वो 11,000 हो गया. ओके. अब आप 10,000 और डालोगे
तो वो 21 हो जाएगा। अब 21 ग्रो करके मान लो 10% रिटर्न देगा तो 25 हो जाएगा, राइट। सो कंपाउंड हो गया, अब उस पर 10 और आएगा। सो कंपाउंड इफ यू डू दिस फॉर अ लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है 5-10 साल के पीरियड में। हाँ ओके, उसको आप विड्रॉ कर सकते हो। हाँ राइट। ओके। तो अभी तक आपका सबसे बिगेस्ट फियर क्या रहा है ट्रेडिंग के अंदर? ट्रेडिंग के अंदर मेरा बिगेस्ट फियर तो वही रहा है कि अपनी मम्मी का कैपिटल ना लूज़ कर दूं मैं। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि किसी और का पैसा लेके ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा। क्योंकि एक बार के लिए खुद का पैसा जाएगा, लॉस होगा तो ठीक है संभाल लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पैसे ही गए, राइट, जान तो नहीं गई। बट किसी और का पैसा आप लूज़ करोगे तो फिर दैट डिस्ट्रॉयज यू मेंटली, बिकॉज क्या जवाब दोगे सामने वाले को। और ऑन टॉप ऑफ दैट मान लो आपके बैंक बैलेंस ही नहीं है उतना और आपने उतना ज़्यादा लॉस कर दिया तो फिर तो आप तो नेगेटिव में, आप तो डेट में चले गए, सामने वाले को क्या जवाब दोगे। सो सबसे बड़ा मिस्टेक और सबसे बड़ा मेरा फियर यही रहा है कि मैं किसी और का पैसा ना लूज करूं। तो दिस इज व्हाट आई आल्सो सजेस्ट टू पीपल कि पहले खुद पैसा बनाना सीखो, देन उसके बाद किसी और के पैसे को हाथ लगाओ। चाहे अपना पैसा डूब जाए लेकिन किसी और को ना डूबे। एग्जैक्टली। सेम लाइक जब मैंने अपनी ई-कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने अपना जो पहला प्राइवेट लेबल स्टार्ट किया था खुद से किया था, किसी से इन्वेस्टमेंट नहीं ली। और उस मेरी पहली लॉन्च में मुझे तकरीबन 25,000 दिरहम्स का लॉस हुआ था, बट आई लर्न अ लॉट फ्रॉम माई मिस्टेक्स। और फिर उसके बाद है कि अपॉन एडिंग मोर प्रोडक्ट्स, अभी मेरे 2 अपने ब्रांड्स हैं। तो येस, आपको अगर टेस्टिंग करनी है खुद के पैसे पे करो पहले, देन येस आप रिस्क ले सकते हो इन्वेस्टर्स के ऊपर भी। सीधी सी बात है, मतलब आपको अगर ड्राइविंग सीखनी है आप थोड़ी ना किसी की फरारी लोगे, आप छोटी गाड़ी में सीखोगे। यस, ज़बरदस्त। तो इसमें जैसे क्रिप्टो में होता है कि ग्रीड होती है बंदे के अंदर कि यार कि मैं फटाफट पैसे कमा लूँ, छक्के लग जाए मेरे। तो उस ग्रीड को कैसे आप एज अ मतलब अपनी जो फंड जो चला रहे हो पोर्टफोलियो, उसको किस तरह से आप करते हो कि भाई नहीं यार मुझे ज़्यादा लालच नहीं करनी, या फिर उसको कैसे आप काउंटर अटैक करते हो? तो आई थिंक इट कम्स विद एक्सपीरियंस। वो ठोकर खा के समझ में आता है। यू नो, आप ग्रीडी होते हो, आप ट्राई करते हो ज़्यादा पैसे कमाने का जल्दी कम समय में, आपको लॉस हो जाता है। सही है। तो वो एक्सपीरियंस से ही आता है। अब अगर कोई नया शुरू कर रहा है ट्रेडिंग में, मैं उसको कितना भी कह लूँ ना कि भाई ये गलती नहीं करना है, ग्रीडी मत होना, डोंट मेक दिस मिस्टेक, वो फिर भी करेगा। दैट इज समथिंग। अब वही कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो आप जब तक करोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। सही है। राइट। आप कितनी भी बुक पढ़ लो गाड़ी कैसे चलाते हैं, जब तक आप स्टीयरिंग पे नहीं बैठोगे आपको नहीं समझ आएगा। ये भी है। तो जो यंग लोग हैं, यंग जनरेशन है, मैंने देखा है कि उनके अंदर सब्र नहीं है। वो कहते हैं कि भाई पैसा क्विक मनी बन जाए, पैसे डबल हो जाए। करेक्ट। तो वही बात है कि कोई भी आपने बिजनेस करना है, पहले आप उसकी बेसिक्स को समझो, उसके फंडामेंटल्स को समझो, कुछ टाइम लगाओ, फिर ऑब्वियसली आपको रिजल्ट्स आएंगे। राइट। चाहे टाइम लगे लेकिन रिजल्ट्स ज़रूर आते हैं। हाँ, क्योंकि आजकल आप देखोगे हर चीज़ जो है ऐसी डिज़ाइन कर दी गई है कि इट इज़ गिविंग पीपल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। यस, एग्जैक्टली। नून 15 देगा, 15 मिनट में जो चाहिए वो आ जाएगा। राइट। घर पे आ जाएगा, घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, कॉफ़ी घर पे आ जाएगी, खाना घर पे आ जाएगा। पहले ग्रोसरी लेने के लिए बाहर निकलना पड़ता था, स्टेप आउट करना पड़ता था। तो हमारा जो एनवायरनमेंट, आप कंटेंट देख लो, रील स्क्रॉल करते रहते पूरा दिन लोग। राइट। 3-4 सेकेंड का अटेंशन स्पैन हो गया। सो लोगों का जो एनवायरनमेंट है दैट इज कंडीशनिंग देम टू बिकम लाइक दिस, विच इज नॉट गुड। ऑब्वियसली अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेस करना है, तो फिर डेफिनेटली इट्स नॉट गुड, बिकॉज डिलेड ग्रेटिफिकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको सक्सेसफुल बनना है कोई भी फील्ड में। क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट तो कहीं नहीं मिलता है। सही बात है। इंस्टेंट पैसा सिर्फ जॉब में मिलेगा, आप काम करो अगले महीने आपको सैलरी मिल जाएगी। ये भी आप सही कह रहे हो। तो अब ये मुझे बताओ कि जैसे क्रिप्टो में या किसी भी फील्ड में आपको मेंटोर चाहिए होता है, तो क्या ये ट्रेडिंग स्टॉक के अंदर भी मेंटोर ज़रूरी है कि आप खुद भी कर सकते हो? सबसे बड़ी मेरी जो गलती रही है मेरी ट्रेडिंग जर्नी में पिछले 6 साल में, वो यही रही कि मैंने शुरू करने के बाद एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं किया, एक मेंटोर में या एक कोर्स में इन्वेस्ट नहीं किया। इट इज़ एज गुड एज कि आपको डॉक्टर बनना है, लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं खुद से यूट्यूब पे देख के डॉक्टर बन जाऊंगा, सर्जरी करने लगूंगा। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। इनफैक्ट यू कैन बी बिहाइंड बार्स बिकॉज इफ यू डोंट हैव अ डिग्री। बट फर्क यही है कि स्टॉक मार्केट में एंट्री बैरियर नहीं है कोई, राइट। कोई भी 18 साल का है, डीमैट अकाउंट खोलो, अपना ब्रोकरेज अकाउंट खोलो और ट्रेडिंग करने लगो। सो देयर इज नो एंट्री बैरियर एंड कोई फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं है। कोई यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं बोलती कि आ जाओ हम आपको ट्रेडिंग सिखाएंगे। सो देयर इज नो फॉर्मल एजुकेशन एज ऑफ नाउ ऑल्सो। तो सबसे इनफैक्ट ट्रेडिंग जैसी फील्ड में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक मेंटर होना, एक फॉर्मल एजुकेशन होना। मेरा एकदम सिंपल सा एडवाइस होता है लोगों को कि शुरू कर रहे हो ना, सबसे पहले एजुकेशन में इन्वेस्ट करो। बिकॉज अगर आप 10,000 रुपये लेके अगर मार्केट में आ भी रहे हो फॉर एग्जाम्पल,
वो वैसे भी जाने ही है, Yes. बिकॉज आपको तो पता ही नहीं करना क्या है, राइट. इफ यू डोंट नो व्हाट इज अ क्लच और अ ब्रेक इन अ कार एंड यू सिट टू ड्राइव, वो तो ठोकनी है, राइट, बिकॉज यू हैव नो आइडिया व्हाट यू आर गोइंग टू डू. Yes. तो मेरा एडवाइस यही होता है लोगों की, आपके पास 5-10 हज़ार, अब लोग ये सोचते हैं कि मैं 5-10 हज़ार लेके मार्केट में आऊंगा और मैं ट्रेडिंग करने लगूंगा, Yes. बट वो 5-10 हज़ार जो आप ट्रेड कर रहे हो विदाउट नॉलेज, वो तो जीरो होना ही होना है, बिकॉज यू हैव नो आइडिया व्हाट यू आर गोइंग टू डू. बट अगर वो 5-10 हज़ार रुपये आप कोई एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हो, एक मेंटोर में करते हो या कोर्स में करते हो, एटलीस्ट जो सिली मिस्टेक्स है वो तो नहीं करोगे. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लॉस कभी नहीं होगा, लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, बट जो मिस्टेक्स करके आप वो गवा सकते थे वो तो नहीं होगी कम से कम. दैट विल सेव यू मे बी 1 लाख रुपीज. यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि कौन सा मेंटोर ठीक है? स्कैम्स भी बहुत आए हुए हैं मार्केट में ऑब्वियसली, ठीक है, खासतौर हमारे एशियन साइड पे तो हर कोई ट्रेडर बना होता है, क्रिप्टो एक्सपर्ट बना होता है, ई कॉमर्स एक्सपर्ट बना होता है. तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि भाई येस ही इज़ द राइट पर्सन? वो आप तब क्या? सो नंबर 1 चीज़ जो है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन रियल ट्रेडर है या कौन स्कैमर है, आपको ये देखना है कि मार्केट्स कौन कॉल कर पा रहा है पहले. लाइक किसने चार्ट भेजा कि भाई दिस इज समथिंग दैट इज पॉसिबल एंड वैसा हो रहा है. ऑब्वियसली हमेशा कोई सही नहीं होने वाला है, बट हु इज दैट पर्सन जो पब्लिकली बता रहा है, जिसके अंदर उतना करेज है, उतना गट से पब्लिकली बोलने का कि भाई आई थिंक गोल्ड का प्राइस नीचे जाएगा और गोल्ड का प्राइस नीचे जा रहा है. बिकॉज आप हर चीज़ फेक कर सकते हो. मैं अगर आप मुझसे पहले पूछो तो मैं बोलता विड्रॉल्स पूछो, ब्रोकरेज अकाउंट्स पूछो, सर्टिफाइड ब्रोकर के पास अकाउंट्स पूछो. बट फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट एवरीबडी इज कंफर्टेबल टू शो दैट. सेकेंड थिंग, वो भी फेक किया जा सकता है आराम से. अच्छा. आज मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे, मुझे इतने ब्रोकर्स से ऑफर्स आते हैं कि हम आपको मार्केटिंग अकाउंट खोल के देंगे. मार्केटिंग अकाउंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. मार्केटिंग अकाउंट में बेसिकली आपको जितना प्रॉफिट दिखाना आप दिखा सकते हो. अच्छा. टू शो पीपल कि भाई देखो मेरा इतना प्रॉफिट बन गया. मतलब कोई एक सॉफ्टवेयर टाइप है कि आपको फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर मिल जाएगा जहाँ पे डाटा डालो. एग्जैक्टली आपको जो ट्रेड दिखाना है, आप पिछले 4-5 साल का आपको ट्रैक रिकॉर्ड बनाना है, आप बना सकते हो. इट्स कॉल्ड अ मार्केटिंग अकाउंट. तो आज के टाइम पे विड्रॉवल्स जो है, पीएनएस स्टेटमेंट से, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से, वो सब फेक हो सकता है. बट सिर्फ एक चीज इंसान फेक नहीं कर सकता है, वो ये है कि मैं आज आपको बता रहा हूँ कि कल ये हो सकता है और कल वैसा हो रहा है. तो एंड दिस इज व्हाट आई डू इन माई कम्युनिटी. मेरी जो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, मैं रोज सुबह उठ के अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ कि आई थिंक गोल्ड विल डू दिस टुडे, एंड 7 out of 10 times the analysis goes in my favor, and that is my number 1 tip to anybody. कि अगर आपको देखना है कि कौन जेन्युइन मेंटर है कौन नहीं है, आर दे एबल टू कॉल द मार्केट्स. मेरे ख्याल से सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो मेरे लिहाज से क्या उस बंदे की जर्नी अपनी क्या है. जैसे आपकी एक जर्नी है, ठीक है, आपने 6 साल, राइट, ठीक है, 6 साल आपने एक ही फील्ड में गुजारे हैं, ठीक है, आपको पता है उसका इन एंड आउट क्या है. आपने लॉस भी किया, आपने प्रॉफिट्स भी कमाए, आपने एनालिसिस इतना डीप डाउन होके किया, अपनी डिग्री छोड़ दी इस फील्ड के लिए. तो ये आपकी एक जर्नी है. करेक्ट. तो जर्नी बता रही कि यस ही इज़ द राइट पर्सन. सो मेरे ख्याल सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि भाई यस उसकी क्या जर्नी है. सेकंड जो आपने बताया है ऑब्वियसली कि डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे वो मार्केट ट्रेंड्स किस तरह से दिखा रहा है लोगों को. राइट. एंड मेरी जर्नी आप देखोगे तो पूरी इनफैक्ट दुनिया के सामने है. मतलब आई हैव नथिंग टू हाइड. मेरा यूट्यूब चैनल आप देखोगे सो 3 साल पहले की जो वीडियोस है उसमें मैं 500 रुपये का प्रॉफिट कर रहा हूँ. अच्छा. 2000 का प्रॉफिट सब दिखा रहे हो आप? सब दिखा रहा. अच्छा. उसके बाद 1 साल बाद देखोगे मेरी वीडियो तो 25,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है. सो ऑल ऑफ दिस कैन नॉट बी फेक्ड. इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस ना कि 1 साल पहले 500 का हो रहा था. अगर फेक करना तो स्टार्टिंग से 50,000 का फेक कर लेता, स्टार्टिंग से 5 लाख का फेक कर लेता. राइट. सो जो एक्चुअली एक खुली आंखों से देख रहा है उसको समझ में आ जाएगा कौन जेन्युइन है कौन नहीं है. अब कुछ लोग होते हैं जिनका माइंडसेट ही नेगेटिव होता है, वो हर चीज़ में खामियां निकालने के लिए बैठे होते हैं. उनका कुछ नहीं हो सकता, उनको कोई नहीं हेल्प कर सकता. लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है कि कुछ रियल लोग हैं जो अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हैं जो जेन्युइन होती है, ठीक है. राइट. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रियल नहीं होते और लेकिन लाइफस्टाइल ऐसे दिखा रहे होते हैं जैसे उनके पास बहुत पैसा है. करेक्ट. तो वो भी एक चीज़ आइडेंटिफाई करना बड़ी मुश्किल है. राइट. उसमें एक चीज़ ये है कि आप ये देख सकते हो, आप मान लो किसी को आप क्लोजली फॉलो कर रहे हो. यस. राइट. तो अगर मान लो कोई दुबई दिखा रहा है अपने इंस्टाग्राम पे कि दिखा रहा है हाँ भाई मैं दुबई में रहता हूँ, मेरे पास ये गाड़ियाँ हैं, ऐसा है वैसा है, कब तक है. मतलब लाइक अब मैं नाम नहीं लूँगा बट कोई एक इन्फ्लुएंसर जिसको मैं जानता हूँ, वो भाई साहब दुबई आए 1 हफ्ते के लिए. 1 हफ्ते के लिए उन्होंने इतने वीडियो शूट कर लिए, अब पूरा साल इंस्टाग्राम पे वही जाता है. तो अब ऑडियंस तो ये सोचेगी कि भाई बंदा दुबई में रहता है, मस्त जिंदगी जी रहा है, बट एक्चुअली वो है इंडिया में.
तो मैं पिछले 3.5 साल एंड मेरा ये मानना है कि अगर आपने ना दुबई में 1 साल से सर्वाइव कर लिया ना, वो भी एक अचीवमेंट होती है. तो इट इज नॉट इजी टू सर्वाइव. एक्सपेंसिव कंट्री 100%. अगर आपने सर्वाइव भी कर लिया ना 1 साल से ज़्यादा, तो दैट इज ऑल्सो एन अचीवमेंट. मतलब जिंदगी में आपने कुछ तो सही किया है. यस 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 यस, ये तो आप बात ठीक है. वही बात है, एक जर्नी होगी उस बंदे की, और क्या वो डाटा प्रोवाइड कर रहा है और कितना वो लॉन्ग टर्म उस चीज़ को लेके चलता है. एंड आई थिंक इनफैक्ट एक और चीज़ है कि जो तरीके से इंसान बात करता है ना, द काइंड ऑफ थिंग्स द पर्सन सेज, उससे भी दिख के आता है कि बंदा कितना ऑथेंटिक है. क्योंकि जो इंसान जो है गलत काम कर रहा है ना, हमेशा जब वो इंसान बात करेगा ना, खुद के फायदे की बात होगी उसमें. बट समबडी हु इज एक्चुअली ऑथेंटिक, वो जेन्युइनली ट्राई करता है कि सामने वाले की हेल्प हो, कि कुछ मैं वैल्यू प्रोवाइड करूँ सामने वाले को. मैंने कुछ वीडियोस भी देखी हैं आपके जिसमें आप माइंडसेट के ऊपर बहुत बात करते हैं. तो अब माइंडसेट जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. क्योंकि अगर आप आज किसी को लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल जो भी नॉलेज आपको ई कॉमर्स के बारे में है, आप किसी को बोलोगे कि भाई देखो ये रोड मैप है A to B जाने के लिए, ये प्रॉब्लम्स आएगी एंड ऑल ऑफ दैट, 9 out of 10 people will still not do it. क्योंकि they don't have what it takes. राइट, डिलेड ग्रेटिफिकेशन नहीं है, वो ग्रिट नहीं है कि भाई लॉस हो रहा है फिर भी मैं आगे बढ़ूँ. लाइक जैसे आपने बोला कि आपको 25,000 दिरहम का लॉस हुआ था स्टार्ट में, वो लॉस देख के आधे लोग भाग जाएंगे. सो आई थिंक माइंडसेट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. वो अगर नहीं है तो आप कोई भी बिजनेस नहीं कर पाओगे. ट्राई अगेन. और अगर आप फिर भी उस बिजनेस में कामयाब नहीं हो तो बिजनेस छोड़ दो, कि और बिजनेस कर लो. राइट, अगर वो आपके लिए नहीं उसको फ़ायदा दे रहा. तो आपने अपना माइंडसेट कैसे चेंज किया? लाइक किसी को फॉलो किया, क्या किया आपने? तो आई थिंक मेरा जो माइंडसेट है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका ऐसा माइंडसेट कैसे बन गया. एंड आई थिंक इतनी छोटी एज में and there's a very interesting story behind it. So I come from a middle class family where my father and my mother has had a lot of issues, and today they're separated. Today we live separately. My father is separate, and me and my mother, and we all live separately. So initially बात करूँ मैं 2014 की. Okay. So 2014 में my father was having a affair outside of his marriage, and तब से मैंने बहुत सारा घर में domestic violence देखा है, बहुत सारी बुरी हालतें देखी है. There was a time my father घर से निकाल दिया था. राइट, आई हैव बीन होमलेस थ्राइस इन माई लाइफ. एंड वो पीरियड में ना आपको समझ में आता है कि कौन आपका है और कौन नहीं. एंड माई मदर कम्स फ्रॉम अ वेरी बिग फैमिली, ठीक है, बट डिस्पाइट ऑफ दैट बेयरली किसी ने हमें सपोर्ट किया. किसी ने आज तक किसी ने ये भी नहीं बोला आगे आके कि चलो ठीक है एटलीस्ट आपके एजुकेशन का हम ध्यान रख लेते. आई एम नॉट सेइंग किसी को करना चाहिए था, बट किसी ने ये भी नहीं बोला. एंड वो जो स्टेजेस थे ना मेरे लाइफ के, तब मुझे लाइफ में बहुत जल्द समझ में आ गया कि अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है ना, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा एंड कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा. एंड तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल माई मदर हैज़ गॉन थ्रू सो मच फॉर अस, आई विल गिव हर द बेस्ट लाइफ पॉसिबल. तो आज जो भी मैं कर रहा हूँ, इट इज़ ऑल बिकॉज फॉर हर, इट इज़ ऑल फॉर हर. एंड दैट वॉज माई रीज़न कि समझ में आ गया जेब में पैसा है तो इज्जत है, नहीं है तो नहीं है. एंड दैट इज़ वेयर. एंड उसकी वजह से आई वुड से उसका एक ड्रॉबैक भी ये रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया हूँ इमोशनली. मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप बहुत इनसेंसिटिव हो. अच्छा, क्योंकि लूज टेम्पर. हाँ, एंड आई थिंक दैट हैज़ कम फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन इन लाइफ. चाइल्डहुड ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट तो होता है. राइट, अब मैंने ऐसी चीज़ें देख ली है वेयर आई डिड नॉट हैव समबडी टू गो टू एंड क्राई. आई हैड नो ऑप्शन. मेरे पास ऑप्शन एक ही था कि भाई मेहनत करके आगे बढ़ो, नहीं तो फिर ऐसे ही रहो. राइट, एंड दैट इज व्हाई व्हेन समबडी कम्स टू मी विद अ वेरी स्मॉल इनकन्वीनियंस, तो आई माइट नॉट रिएक्ट टू इट एज अ नॉर्मल पर्सन शुड, एंड दैट माइट गिव ऑफ अ इम्प्रेशन की इनसेंसिटिव इंसान है. बट आई थिंक दैट हैज कम फ्रॉम माई पास्ट. तो इसके अलावा मतलब माइंडसेट को चेंज करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं इंसान? आई थिंक द नंबर वन थिंग जो एक इंसान कर सकता है माइंडसेट को चेंज करने के लिए इज टू सराउंड योरसेल्फ विद सच पीपल. आप ऐसे लोगों को सराउंड करो अपने साथ जिनके ऐसा आपको बनना है. बट बहुत सारे यंगस्टर्स जो है, मान लो जो पाकिस्तान में है, जो इंडिया में है, उनके पास अब
ऐसे लोग नहीं है, राइट? अब स्पेशली हमारा जो कम्युनिटी है, देसी लोग जो हमारी कम्युनिटी है, वहाँ पे अभी तो फिलहाल सब ट्रेडिशनल बिजनेस वाले हैं, राइट? जो भी हमारे न्यू एज वाले बिजनेसेस कर रहे हैं वो मोस्टली अब्रॉड मूव हो जाते हैं, एंड जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस वाले हैं दे आर नॉट ओपन टू स्पीक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सो सवाल ये उठता है कि हमारी कम्युनिटी के यंगस्टर्स करे तो करेगा. सो द नंबर वन थिंग आई एडवाइस इज बुक्स पढ़ो. क्योंकि अगर मान लो रॉबर्ट कियोसाकी की बुक पढ़ रहा हूँ मैं, हु इज अ बिलियनर, उनकी अगर मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो उनकी बुक में उनका माइंडसेट उतरा हुआ है. सो इफ आई एम रीडिंग दैट बुक इवेंचुअली तो मैं उनका ही माइंडसेट अडैप्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे, राइट? सो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट चीज़ है अगर माइंडसेट चेंज करना है तो बुक्स पढ़ना है. बुक्स पढ़ो. मैंने पिछले 6 सालों में कम से कम 400 बुक्स पढ़ी है. एवरी ईयर आई हैव रेड ऑलमोस्ट 100 बुक्स. मैं बहुत रीडिंग करता था. इस साल मेरी रीडिंग कम हो गई है. टॉप 5 बुक्स कौन सी आपकी? टॉप 5 बुक्स मेरी एक है $1 Million Habits बाय ब्रायन ट्रेसी. नाइस बुक. सेकंड इज ईगो इज द एनिमी बाय रायन हॉलिडे. फिर उसके बाद एटॉमिक हैबिट्स इज अनदर बुक. उसके बाद मेरी एक और फेवरेट बुक है, दिस इज अ ट्रेडिंग वाला रिलेटेड बुक, ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डुगलस. इस बुक की वजह से मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फर्क आया. आई हैव रेड दिस बुक आई थिंक 3-4 टाइम्स. सो डेफिनेटली बुक्स इज द वे टू गो. और सेकेंडली ये भी तो कहते हैं ना कि सराउंड योर सेल्फ विद ओपन माइंडेड पीपल. अब फॉर एग्जाम्पल आपका ऐसा दोस्त है, सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, जो 9 to 5 जॉब कर रहा है, तो उससे कभी ज़िंदगी में बिजनेस ही नहीं किया, तो वो फिर आपका भी माइंडसेट वैसा रहेगा. तो क्या आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि मैं अपना ये जो गैदरिंग है उसको चेंज करके उन लोगों के साथ बैठूं जहाँ पे जो लोग मिलियंस कमा रहे हैं, राइट? तो जब मैं अपने जर्नी में शुरू हो रहा था तो आसपास के मेरे जो भी दोस्त लोग थे सब गलत कामों में हैं, राइट? क्लब पे जाके बैठ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे लाइफ में. तो पहला जो मेरा 3 साल का जर्नी था पूरा मैं अकेले ही निकाला है मैंने. बिकॉज अब लोग यही पूछते हैं कि मेरे पास ऐसे लोग नहीं है जो बिजनेस कर रहे हैं, जो मिलियनर्स है, जो सोच रहे हैं. ये क्वेश्चन आता है, मेरे पास ऐसे लोग नहीं है तो मैं क्या करूँ? तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि उन गलत लोगों के साथ रहने से अच्छा अकेले रहो. जब आप रेडी रहोगे ना तो सही लोग आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे. बिकॉज अब लोग ये तो सोचते हैं कि मुझे मिलियनर्स के साथ बैठना है, बट एक मिलियनर आपके साथ क्यों बैठेगा? आपको भी तो कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी उनकी लाइफ में, राइट? सो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स टुडे इट्स ऑल अ गिव एंड टेक. हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं ट्रीज को तो ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन. कोई भी ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, राइट? एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग बिकॉज कोई किसी को कुछ दे रहा है. सो अगर आप किसी को और को वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर सकते तो सामने वाला आपके साथ टाइम नहीं स्पेंड करे. बिकॉज एक मिलियनेयर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनका टाइम है. सो द नंबर 1 स्टेप ऑफ नेटवर्किंग इज टू बिकम अ वैल्यूएबल पर्सन. आप पहले वैल्यूएबल पर्सन तो बन जाओ जो एक मिलियनर के साथ में बैठ सके. बिकॉज नहीं है आपके पास वैल्यू प्रोवाइड करना तो आपको मैं बिलियनर्स के साथ बैठा दूंगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे. तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. वही बात है कि माइंडसेट, आपका माइंडसेट ही नहीं होगा तो आप बिलियनर के पास भी बैठ जाओ तो सेम वैसे ही रहोगे. करेक्ट. आई नो सो मेनी पीपल जो जिनके पास जनरेशनल वेल्थ है बट दे डोंट नो हाउ टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन. उनको यही नहीं पता है कि एक नॉर्मल इंसान से बात कैसे करें, कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास ये सारी स्किल्स होना चाहिए, आपके पास कुछ वैल्यू होनी चाहिए प्रोवाइड करने के लिए. वैसे यंग जनरेशन को सबसे पहले तो ऑब्वियसली बुक्स पढ़नी चाहिए और अपना नेटवर्किंग अच्छी करनी चाहिए. इनके चलें आप नेटवर्किंग अच्छी नहीं कर सकते तो देखो यूट्यूब भरा पड़ा है, पॉडकास्ट सुनो. 100% लोगों की पॉडकास्ट सुनो, आपको पता चलेगा कि उसने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, कहाँ पे वो पहुंचा, बिजनेस स्टार्टअप्स कैसे हुए, कहाँ पे गए. तो ये भी बहुत अच्छी एक ऑब्वियसली बात है, लर्निंग का है लोगों के लिए कि यूट्यूब है. 100% देखें. एब्सोल्युटली. क्योंकि 2020 के बाद तो बहुत ज़्यादा हो गया, राइट? इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो गई इंटरनेट पे कि मैं तो आज यही सोचता हूँ कि एक इंसान इस एज में कैसे गरीब हो सकता है. All you have to do is just use the internet and कुछ चीज़ें करनी है and then you can make money. अपना प्लान, बिजनेस प्लान बनाओ, माइलस्टोन्स बनाओ, स्टेप्स बनाओ, देन रिस्क लेना है बस. रिस्क लेना, रिस्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रिस्क के बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते. करेक्ट. अच्छा, 9 to 5 जॉब से बंदा कैसे बाहर आ सकता है? सो 9 to 5 जॉब से बाहर आने के लिए सबसे पहले तो आप 5 to 9 क्या कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जॉब के बाद आप कहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हो. बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये होता है कि अब जो भी 9 to 5 कर रहा है उसकी 9 to 5 में इतनी हालत हो जाती है. अब हमारी कंट्रीज में तो 9 to 5 का कंसेप्ट नहीं है. हम तो 9 to 9 करते हैं, 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है. करेक्ट. तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप टाइम कैसे निकालते हो उस पर्टिकुलर
शेड्यूल में आप वीकेंड्स पे क्या कर रहे हो, वीकेंड्स पे आप क्लब जा रहे हो तो भूल जाओ फिर 9 to 5 से बाहर निकलना। वीकेंड्स पे आप अगर कुछ बिजनेस प्लान बना रहे हो या आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो जो आपको इवेंचुअली 9 to 5 से बाहर निकालेगा, देन देयर इज अ चांस। तो जो भी 9 to 5 के अलावा टाइम मिल रहा है उसमें अपने आप को एजुकेट करो अबाउट बिजनेस, न्यू स्किल सीख लो कोई, एग्जैक्टली कोई न्यू स्किल सीख लो जो आपको पे कर सकती है। एंड देन इवेंचुअली लाइक फॉर एग्जांपल अब कोई 9 to 5 कर रहा है, 9 to 5 के बाद ट्रेडिंग सीख रहे हो आप, अब धीरे धीरे आप जॉब के साथ साथ ही ट्रेडिंग करो। आप ट्रेडिंग में जब तक उतनी इनकम नहीं हो जाए कि आपकी जॉब से डबल आप कमा रहे हो तब तक जॉब मत छोड़ो। अब बहुत सारे लोग ये करते कि पहला 2-3 बार प्रॉफिट देखा, जॉब छोड़ दी, कॉलेज ड्रॉप आउट कर लिया। दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी डन, क्योंकि आज प्रॉफिट है कल नहीं हुआ तो आपके पास कितनी मिनिमम आपकी सेविंग्स होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल 1 साल 2 साल या 6 महीने की, कि आप 9 to 5 जॉब छोड़ के बिजनेस कर सकते हो। तो अगर आप 9 to 5 कर रहे हो एंड लेट्स से आप यंग हो, देन आपके ऊपर ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं है तो देन आपको सिर्फ ये देखना है कि आप ट्रेडिंग से या कोई भी चीज़ कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उससे इतना पैसा तो कमा लो कि अपने जॉब से डबल कर रहे हो। ठीक है, अदरवाइज अगर जॉब के जितना ही कमा रहे हो तो इट डजंट मेक सेंस टू लीव योर जॉब, राइट? बिकॉज आज कल में ट्रेडिंग काम नहीं करता है, बट जॉब अगर होती तो उतनी इनकम आती। yes. तो ट्रेडिंग या कोई भी बिजनेस है, जॉब से डबल पैसा कमा रहे हो तो इट मेक सेंस टू लीव। एंड अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेट्स से यू आर अ फैमिली मैन, देन आपके पास एटलीस्ट 1 साल का इमरजेंसी फंड होना चाहिए कि अगर मेरा बिजनेस काम नहीं करता तो 1 साल तो मेरा गुजारा हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। सबकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताओ कि व्हाट डू यू थिंक, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये क्या वाकई एक ऐसी जगह है जहाँ से बाहर बिजनेसमैन निकल सकते हैं, या डिग्री वाकई रिक्वायर्ड है बिजनेस करने के लिए? मैं ऑलमोस्ट 3-3.5 साल से दुबई में हूँ। अच्छा। मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछा कि आपकी डिग्री क्या है। अच्छा, रियली? हाँ, जबकि ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कुछ काम नहीं किया है, जबकि आई वर्कड विद इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, वेरी बिग हेज फंड मैनेजर्स, जहाँ पे डिग्री की रिस्पेक्ट होती है। इफ यू आर अ CFA, इफ यू आर अ फाइनेंशियल एडवाइजर रिक्वायर्ड है, बट फिर भी एट द एंड ऑफ द डे किसी ने पूछा। आई थिंक डिग्री एक एंट्री टिकट है जो आपको एंट्री दिलवा देगी एक जगह पे, बट उसके बाद अगर आप कंपनी को वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो देन आपकी डिग्री मैटर नहीं करती है। आप ऑल इंडिया रैंक हो सकते हो, बट अगर आपका काम 0 है तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर आपको कोई हायर नहीं करने वाला है, राइट? तो एंड एट द सेम टाइम आपके 0 मार्क्स होंगे, बट आप अगर वैल्यू प्रोवाइड करो कंपनी को, आप कंपनी के लिए रेवेन्यू लेके आ सकते हो, तो देन एवरीबडी विल हायर यू, डजंट मैटर आपकी डिग्री क्या है। तो आई थिंक इट्स अ ऑप्शनल थिंग, बिकॉज आज तक मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा कि डिग्री क्या है एंड ऑल ऑफ दैट। एंड ऑनेस्टली कहीं भी मैं जाता हूँ तो ऐसा मुझे आज तक रिक्वायरमेंट भी फील नहीं हुआ है, बिकॉज एक बार आपने एक बार अपनी क्रेडिबिलिटी बना ली, एक बार आप यू कैन शो टू द वर्ल्ड दैट यस मैं रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ, मेरे पास ये स्किल्स है, मेरे पास ये सोशल मीडिया के स्किल्स है, तो आई थिंक इट गोज विदाउट सेइंग, सामने वाले को पता चल जाता है कि ठीक है हु आई एम डीलिंग विद। जैसे एंड्रयू टेट कहते हैं दिस इज अ मैट्रिक्स, या लुक बेलमार भी कहता है, तो मैट्रिक्स बेसिकली किस चीज़ को कहते हैं? इस चीज़ को कहते हैं? यस, मैट्रिक्स बेसिकली पूरे सिस्टम को कहते हैं, जो सिस्टम आपको पैसे नहीं कमाने नहीं देता, राइट? तो आपका कभी इन टाइप के लोगों से उठना बैठना हुआ है? हाँ, तो ल्यूक बेलमार इज अ गुड फ्रेंड। हाँ, ल्यूक बेलमार से बहुत बार मिला हुआ हूँ मैं। अभी दुबई में नहीं, सिंगापुर में, दुबई में भी एक बार मिले थे हम लोग। दुबई में ही केप्ट अ मीटअप, तो वहाँ मिले थे। फिर सिंगापुर में भी एक मीटअप था तो वहाँ भी मिले थे। अभी फिर से सिंगापुर में सितंबर में मीटअप है, तो आई थिंक आई माइट गो देयर। ज़बरदस्त। तो आपको इन लोगों से क्या इंस्पिरेशन मिलती है? आप बैठते हो, बात करते हो, मतलब क्या मतलब माइंडसेट ही है जो है? 100%। एंड कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि अगर आपके पास चांस है ऐसे लोगों के साथ बैठने उठने का, अब ऑब्वियसली फर्स्ट कैटेगरी तो ये जिनके पास चांस ही नहीं है, बट अगर इफ़ यू आर लकी इनफ टू गेट अ चांस टू सिट विद सच पीपल, जो एडवाइस वो दे रहे हैं ना उसको चुपचाप बिना दिमाग लगाए फॉलो कर लो। बिकॉज अगर वो ऐसे इंसान की तरफ से आ रही है, इट हैज़ टू वर्क। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठा था, करीम नाम है उसका, एंड ही हैड 700,000 फॉलोअर्स, आई ऑल्सो हैड 700,000 फॉलोअर्स। एंड उसने मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोला एंड ही टोल्ड मी एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। एंड मैंने बोला क्या? सो ही सेड कि यू आर फॉलोइंग ओनली वन पर्सन एंड दैट इज योर सेल्फ। तो मैं किसी और को फॉलो बैक नहीं कर रहा था मैंने इंस्टाग्राम से। एंड ही टोल्ड मी कि आप सिर्फ एक ही इंसान को फॉलो कर रहे हो, एंड यू माइट नॉट हैव अ बैड इंटेंशन, बट जो आपके प्रोफाइल पे आएगा ना आपके लेवल का इंसान, वो ये सोचेगा कि एरोगेंट है, फॉलो बैक नहीं करेगा, तो मैं इसको फॉलो नहीं करता। सो ही टोल्ड मी कि सबसे पहली चीज ये चेंज करो, एंड ट्रस्ट मी यू विल रीच अ मिलियन।
Okay. And I was like on that table, I was like, ठीक है, if you are saying it, you will be the first person I follow back. And Wow. तब से, if you see, I've started following back people. Wow. And obviously that has helped me. Million मेरा वैसे भी होता. I had no doubt. But whenever somebody more successful than me gives advice, I shut up and listen and I just do. जबरदस्त. क्योंकि अगर मेरे पास ऑलरेडी वो माइंडसेट होता तो मैं उनके लेवल पे होता. उनके लेवल पे नहीं हूँ, उसका मतलब कुछ सीखना बाकी है. तो जो वो सिखा रहे वो चुपचाप सुन के इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए. जबरदस्त. तो आपने इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में 1 मिलियन कैसे अचीव किया फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम? वही सेम चीज़ है. तो मैंने क्या किया कि आई ट्राई टू डू ट्रायल एंड एरर विद माई कॉन्टेंट. ठीक है, उसके बाद आई सॉ कि व्हाट वर्क्स व्हाट डजंट वर्क. अब वन ऑफ द रीजंस मेरा कंटेंट इतना वायरल जाता है बिकॉज आई स्पीक ऑफ थिंग्स विच पीपल डोंट वांट टू हियर. राइट, लाइक अभी मेरी एक रील है, इट हैज़ अराउंड 7 मिलियन व्यूज, जिसमें मैंने बोला है कि इफ योर फादर इज नॉट अ मिलियनेयर ही कैन नॉट टीच यू हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर. एंड उसमें कोई गलत बात नहीं है, या उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने फादर को आप डिसरिस्पेक्ट करो, छोड़ दो या उनकी बात ना मानो. मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वो मिलियनेयर नहीं है तो ही इज इनकेपेबल टू टीच यू. तो वही बात हो गई कि आपके फादर को गाड़ी चलाने नहीं आती है, वो आपको नहीं सिखा सकते ना गाड़ी चलाना. एकदम सिंपल सी बात है. बट उस पे पीपल गॉट वेरी ऑफेंडेड एंड दैट रील गॉट 7 मिलियन व्यूज. एंड उसमें आप देखो सिर्फ हेट कमेंट्स. थोड़ा सा मसाला आपको लगाना पड़ता है. करेक्ट. तो आई पिंच पीपल वेयर इट हर्ट्स एंड दैट इज व्हाई इट गोज वायरल. वाओ, नाइस, जबरदस्त. अच्छा, जाते हुए यंग जनरेशन को क्या एडवाइस देंगे आप? सो यंग जनरेशन को मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस ये रहेगा कि डिस्ट्रैक्ट मत हो लाइफ में. क्योंकि एक बहुत गंदा माइंडसेट डेवलप हो गया आजकल यंग जनरेशन का. इसको मैं कहता हूँ नेगेटिव एक्टिव. नेगेटिव एक्टिव मतलब जो भी चीज़ हो रही है उसमें आप नेगेटिव ढूंढ रहे हो क्या हो रहा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ सेटअप स्टूडियो में बैठा हूँ, अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे खराब क्या है. अब अगर मैं खराब चीज़ ढूंढूंगा मुझे खराब चीज़ ही मिलेगी. बट अगर मैं ढूंढूंगा कि अच्छी चीज़ क्या है तो मुझे अच्छी चीज़ मिलेगी, विच इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्टिव. लॉ ऑफ अट्रैक्शन. करेक्ट. तो आप जो चीज़ ढूंढोगे आपको वो चीज़ मिलेगी. अब बहुत सारे लोग जो है ना, उनका नेगेटिव एक्टिव माइंडसेट बन गया है. अब उनको अगर कोई आके वैल्यूएबल चीज़ भी बोल रहा है ना, उसमें वो लोग कुछ प्रॉब्लम निकालेंगे. तो माइंडसेट होना चाहिए कबाड़ी वाले जैसा. फॉर एग्जाम्पल, एक कबाड़ी वाला क्या करता है, उसको मिलता तो कचरा ही है, लेकिन उसमें से वो चीज़ ढूंढता है जो उसके काम की और जो उसको पैसा कमा के देगी. जो काम का नहीं है उसको साइड में रख देता है. एंड सोशल मीडिया को लेके भी लोगों का यही माइंडसेट होना चाहिए. आप कबाड़ी वाले की तरह सोचो, ठीक है मैं एक कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, वैल्यू मिल रहा है, परफेक्ट, आई विल टेक इट एंड इम्प्लीमेंट इन माई लाइफ. वैल्यू नहीं मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, मेरे पास टाइम ही नहीं हेट कमेंट करने का. वैल्यू नहीं मिली, ठीक है ना, मैं नहीं देखूंगा. क्रिटिसिज्म जो है ना वो ऑब्वियसली अक्सर लोगों को मार देता है. वो कहते हैं ये क्रिटिसाइज कर रहा है मुझे, तो वहीं पे आपकी जो है ना वो मोटिवेशन तो सही रहती है. बट आई विल से वन थिंग कि आई डोंट वांट माय हेटर्स टू स्टॉप कमेंटिंग बिकॉज मुझे एंगेजमेंट मिलती है उससे. ज़बरदस्त. तो आपके अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हैं दुबई? लॉन्ग टर्म प्लान तो इंशाल्लाह ये है कि यहाँ पे सेटल होके प्रॉपरली घर वर लेके फैमिली को भी यहीं बुलाना है. Nice. मैं तो बहुत टाइम से अपनी मम्मी को कह रहा हूँ आप आ जाओ, बट शी डजंट वांट टू कम. उनके सिस्टर्स है वहाँ पे एंड ऑल दैट, यू नो हाउ इट इज. तो प्लान तो ये यहाँ पे सेटल होने का एंड टू बिल्ड समथिंग फिर दैट रन्स विदाउट मी. ऑटोमेटेड बिजनेस बिल्ड करने हैं. एंड देन एक टाइम के बाद आई फील कि वंस यू हैव इनफ वेल्थ देन यू कैन प्ले अराउंड वट एवर यू वांट. कभी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ गई एंड ऑल ऑफ दैट, देन उसके बाद जस्ट कंपाउंडिंग. सो एज ऑफ नाउ आई एम इन दैट फेज वेयर आई एम बिल्डिंग द बेस ऑफ माई वेल्थ. And then उसके बाद in the next I think 5 to 10 years it will just be about multiplying. कभी आप बेसिकली ट्रेडिंग कर रहे हो, गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और I do trading, investment, then social media. Okay, ज़बरदस्त. ठीक है उमर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. Thank you so much for having me. और फिर एक और पॉडकास्ट भी करेंगे. 100%. I'll be happy to come again. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you.